देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में जो हम लोग अर्निंग पर शेयर वाला एज पढ़ रहे थे, ठीक है, एज 20, वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एज 24, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है इसमें से, मतलब कुछ कैलकुलेटिव होगा नहीं। ठीक है, छोटा सा एज है, बहुत ही छोटा सा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये हेडिंग कर देते हैं। एज 24 discontinuing discontinuing operations। ठीक है, अच्छा, तो जैसे सब एस के नाम से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये वाला एस हमें किस बारे में बता रहा है। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, डिसकंटिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अगर हम लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग बंद करना चाहते, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्लोज। ठीक है, क्लोज करना चाहते, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया? जो हमारा एक्टिविटी है, जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी है। तो अगर हम लोग कोई बिजनेस एक्टिविटी को क्लोज करना चाहते हैं, यानी डिसकंटिन्यू या बंद करना चाहते हैं, तो क्या हमें करना पड़ेगा? उसके लिए गाइडेंस हमें दिया गया है एज 24 में। ठीक है, तो देखो बंद करने से एज 24 क्यों बना? कि कोई अगर अपना कोई बिजनेस एक्टिविटी बंद करना चाहता है तो उसके लिए एज का गाइडलाइन का क्या जरूरत है? तो देखो सीधा सा बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो सपोज XYZ लिमिटेड, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये अगर अपना कोई एक एक्टिविटी बंद करना चाहता है, ठीक है, मान लो इसका दो बिजनेस है, ठीक है, दो दो बिजनेस है, बिजनेस वन बिजनेस टू, ठीक है, अगर ये अपना बिजनेस वन बंद करना चाहता है, डिसकंटिन्यू करना चाहता है, डिसकंटिन्यूइंग करना चाहता है इसे, ठीक है, डिसकंटिन्यू करना चाहता है, तो उसे अपने यूजर्स को, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के काफी सारे यूजर्स होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, तो जो एक्सटर्नल यूजर्स है ना, ठीक है, यूजर्स को बताना पड़ेगा कि ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यूजर्स को ये बात का डिस्क्लोजर देना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, मतलब क्लोज रखने से नहीं चलेगा इस बात को, ये बात को ओपनली बताना पड़ेगा कि हम लोग इस चीज को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बताने का रीजन क्या है कि डिसकंटिन्यू कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी डिसकंटिन्यू होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के काफी सारे चीजों पे उसका इम्पैक्ट आता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू। ठीक है, अगर ये मान लो बिजनेस बंद हो गया तो इसमें से रेवेन्यू जो आ रहा था उस पे क्या इम्पैक्ट होगा इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, प्रॉफिट जो है, ये पार्ट, ये जो बिजनेस वन है, ये कितना प्रॉफिट दे रहा था, ठीक है, या फिर कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो, तो ये सब में क्या इम्पैक्ट आएगा अगर ये चीज डिसकंटिन्यू हो जाए, तो ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा? तो वो सारी चीज यूजर्स को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो, जैसे एक लार्ज कंपनी सेलिंग सेवरल प्रोडक्ट इन द मार्केट डिसाइड टू डिसकंटिन्यू द सेल ऑफ वन ऑफ इट्स की प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने बिजनेस वन बिजनेस टू बोला, वैसे प्रोडक्ट का भी एग्जांपल हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन काफी सारा प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, जैसे रिलायंस का देख लो, वो काफी सारा प्रोडक्ट बेचता है, कपड़ा भी बेचता है, जो है जूता भी बेचता है, ठीक है, ग्रोसरी भी अभी बेचने लगा, ठीक है, तो तेल बेचता है, तो काफी सारा चीज बेचता है। तो अगर कोई भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काफी सारा प्रोडक्ट बेचता है और वो अगर उसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहता है, ठीक है, तो बोल रहा है एज इट प्लान्स टू सेल दैट पोर्शन ऑफ इट्स बिजनेस टू अनदर एंटिटी, या फिर अगर वो ये चाहता है कि वो अपना की प्रोडक्ट को बंद ही कर देगा, मतलब उसका जो भी मान लो चार पांच आइटम है उसमें से अगर कोई एक, जैसे मान लो ये वाला, ये मैंने बिजनेस वन बिजनेस टू दिया, या फिर मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो मान लो ऐसे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बेचता है, XYZ P Q R, इस तरीके का बहुत सारा प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। अब इसमें से मान लो वो नहीं चाहता है कि आगे ये P प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे, ठीक है, वैसे ही हो गया, ठीक है। सेल ऑफ वन ऑफ इट्स की प्रोडक्ट, क्योंकि ये सोच रहा है कि वो प्रोडक्ट, वो पोर्शन, मतलब ये जो प्रोडक्ट ये बना रहे थे, इस पोर्शन को वो बेच देंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। मतलब ये प्रोडक्ट अभी कोई और बनाएगा, मतलब ये खुद में ही एक बड़ा एंटिटी है, मतलब बात समझो, ये XYZ P Q R, ये जो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है ना, ये खुद में ही एक एक बिजनेस है। जैसे मान लो रिलायंस का तेल का बिजनेस है, ठीक है, रिलायंस का जूता चप्पल का बिजनेस है, रिलायंस का कपड़े का बिजनेस है, तो वो हर अपने में ही एक एक बिजनेस है, ठीक है। ऑब्वियसली वो रिलायंस का अलग अलग प्रोडक्ट है, रिलायंस जो है सिम भी बेच रहा है, तो लेकिन हर एक सेक्टर खुद में एक बिजनेस है, ठीक है, हर एक सेक्टर खुद में एक बिजनेस है। मतलब बड़ा एंटिटी का बात हो रहा है, कोई छोटा मोटा एंटिटी, मतलब सिर्फ ये XYZ P Q R कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट इतने लार्ज क्वांटिटी में होते हैं कि ये हर एक प्रोडक्ट के लिए छोटा 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 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ठीक है। कि हम लोग रिलायंस जो सीम बेचता है, ठीक है, तो सीम का अलग ही पूरा मतलब सिस्टम चलता है, ठीक है। तेल बेच रहा है तो उसका ही अलग सिस्टम चल रहा है, कपड़ा बेचता है तो उसका अलग, भले ही वो सेवरल प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो प्रोडक्ट अपने आप में इतने लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं कि वो खुद ही एक एक बिजनेस सेक्टर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, या बिजनेस सेगमेंट को डिफाइन कर रहा है, जो सेगमेंट हम लोगों ने कुछ दिन पहले एस में पढ़ा था, ठीक है। तो मान लो ये वाला प्रोडक्ट का जो मतलब बिजनेस है, वो सेल कर देना चाहता है किसी और एंटिटी को, ठीक है, किसी और बिजनेस को, ठीक है। तब क्या होगा, बोल रहा है कि आइडियली द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड प्राइमरी स्टेक होल्डर एज दे वुड टेक इकोनॉमिक डिसीजन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द बिजनेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूड बाय द कंपनी इन फ्यूचर। मतलब बोल रहा है कि पी प्रोडक्ट बंद हो गया, ठीक है। अब पी प्रोडक्ट बंद हो गया क्योंकि इन्होंने ये प्रोडक्ट का जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है ये किसी और को बेच दिया, ठीक है। मान लो ये ABC लिमिटेड था, इसका इतना सारा बिजनेस, इतना सारा प्रोडक्ट था जो कि इतने लार्ज क्वांटिटी में होता था, ये खुद ही छोटा 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 बिजनेस एंटिटी था। तो एक बिजनेस एंटिटी पी को उठा के इन्होंने बेच दिया किसी और को, मान लो बेच दिया सपोज XYZ को, ठीक है, सेल कर दिया। अब इनको ABC लिमिटेड के जो यूजर्स होंगे, ABC लिमिटेड के यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि ये सेल होने के बाद बचे हुए जो प्रोडक्ट है XYZ Q R, इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ताकि ये अपना डिसीजन ले पाए कि अभी जो है इस बिजनेस का, ABC लिमिटेड का परफॉर्मेंस का क्या कंडीशन रहेगा, क्योंकि एक सेगमेंट उन्होंने कट आउट कर दिया, ठीक है। तो अब इनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहेगा, वो पता होना चाहिए यूजर्स को, क्यों, ताकि वो डिसीजन ले पाए कि आगे जाके ये कंपनी का शेयर ये होल्ड करे या ना करे, ये उनको पता होना चाहिए, उनका अधिकार है, उनका राइट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो दिखेगा, remaining portion of the business that is expected to be continued by the company in future, फ्यूचर में कंपनी बाकी जो भी बिजनेस करेगी उससे क्या जो है मतलब क्या आउटपुट आ रहा है, ताकि स्टेक होल्डर अपना मतलब परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन ले सके, आउटपुट जो भी आ रहा है उसके बेसिस पे डिसीजन ले सके। देयरफॉर द प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिकम्स relevant and the aspect of AS24 need to be understood as AS24 is applicable to all discontinuing operations। अच्छा, यहाँ पर अब क्या बोल दिया, देखो बोल रहा है इसीलिए बोल रहा है प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट सच डिसकंटिन्यू, मतलब जो भी ऑपरेशंस डिसकंटिन्यू कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसे पूरा प्रेजेंटेशन देना है कि क्या डिसकंटिन्यू हो रहा है, उससे क्या रेवेन्यू आता था, क्या कैश फ्लो पे इंपैक्ट आएगा, ठीक है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपैक्ट आएगा, क्या प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, सारी चीजों को उन्हें डिस्कस, मतलब जितने भी रेलिवेंट चीजें हैं सभी चीजों को उसे क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। वही AS24 का नीड है, और AS24 हर तरीके के डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए एप्लीकेबल होता है। The objective of AS24 is to establish principle for reporting information about the discontinuing operations, thereby enhancing the ability of users of financial statement to make projection of an enterprises cash flows, earning generation capacity and financial position by segregation information about discontinuing operation from information about डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। क्या बोल रहा है AS24 का, इस AS24 का ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टैब्लिश करना प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को कैसे करके हमें दिखाना है, ठीक है, उसके बारे में क्या प्रिंसिपल्स है कि कब हमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को डिस्क्लोज करना है, उसके सारे प्रिंसिपल्स जो है AS24 हमें बताएगा। thereby enhancing the ability of users of financial statement to make projection of an enterprise's cash flows, ठीक है। तो
यूजर्स मतलब जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, जैसे कि मान लो शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, ठीक है, ये सब तो यूज करते हैं ना, ये सब कंपनी के कंडीशन देख के ही शेयर होल्ड करते हैं, कंपनी को क्रेडिट में कुछ देते हैं, बैंक लोन देता है, ठीक है, तो ये सब यूजर्स हो गए। तो देयर बाय एनहेंसिंग, इससे क्या होता है, ये 24 जो गाइडलाइंस देगा, इससे क्या होगा, जो भी यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनका एबिलिटी एनहेंस होगा, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट कर पाएंगे कि एंटरप्राइज का कैश फ्लो, अर्निंग जनरेशन कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या इंपैक्ट आएगा अगर वो किसी मतलब सेग्रीगेशन इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्कंटिन्यू, मतलब सीधा बात है, अगर कोई ऑपरेशन या एक्टिविटी को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसकंटिन्यू कर रहा है तो ऑब्वियसली इंपैक्ट आएगा, तो इसीलिए डिस्क्लोज करना जरूरी है। इंपैक्ट तो आएगा ही, और क्या इंपैक्ट आ रहा है वो देख के यूजर्स अपना डिसीजन ले सके, इसीलिए एस 24 बोल रहा है कि अगर किसी भी ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो उसके लिए इंफॉर्मेशंस देना, उसके लिए डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कौन से हमें क्या डिस्क्लोज करना है, कैसे डिस्क्लोज करना है, वो सारी चीजों को गाइडलाइन देगा AS 24, ठीक है। ये यहाँ पर देखो एक ओवरव्यू मिल गया कि हम लोग AS 24 क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना कोई भी ऑपरेशन या एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर रहा है तो उसे उस बात को डिस्क्लोज करना है, क्योंकि यूजर्स अपना डिसीजन ले सके, वैल्यूएबल डिसीजन ले सके, और उसका गाइडलाइन हमें AS 24 देगा, ठीक है। अभी इतना समझते हैं, ये ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग आगे जो है AS 24 के बारे में लिखेंगे। देखो अभी जो लिखेंगे वो तुम लोग को याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से जो 5 मार्क्स का थ्योरी आएगा वो इसी बेसिस पे पूछेगा, और कुछ केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब, तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस मीन्स discontinuing operation is a component, ठीक है, ये component मेन वर्ड है, ठीक है, हम थोड़ा कलर चेंज कर करके लिखेंगे, जो भी मेन है कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड component of an enterprise। पॉइंट ए, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज, ये एंटरप्राइज का एक कंपोनेंट है, जैसे कंपोनेंट का मतलब यहाँ पर पी कंपोनेंट हो गया, यहाँ पर बिजनेस वन कंपोनेंट हो गया, ठीक है, और बाकी कंपोनेंट का डेफिनेशन भी हम लिखवा देंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर एएस में बताया गया है। दैट द एंटरप्राइज कॉमा परसुएंट टू ए सिंगल प्लान इज पॉइंट वन डिस्पोजिंग ऑफ, तो डिस्पोजिंग कीवर्ड है तो हम दूसरे कलर से लिखेंगे, ठीक है, जो भी हम दूसरे कलर से लिख रहे हैं वो कीवर्ड है, हमें वो पॉइंट्स को जरूर याद रखना है, मतलब वो पॉइंट याद रखेंगे तो पूरा लाइन ऑटोमेटिकली याद होगा। डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स entirety such as by selling the component in a single transaction or by demerger। demerger समझा देंगे, पहले लिखिए। फिर डिस्पोजिंग ऑफ, डिस्पोजिंग दूसरे कलर से फिर से, अगर तुम लोग के पास अभी कलर नहीं है तो इसके नीचे से लाइन लगा दो, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्पोजिंग ऑफ पीस मील such as selling of the components
एसेट कंपोनेंट्स एसेट, ठीक है, कंपोनेंट्स एनी एन टी एपोस्ट्रोफी एस लिखना है, ठीक है, ये लिखा है मैंने एनी एन टी एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, तो ये हो जाएगा सच एज एसेट्स एंड सेलिंग, सॉरी सेटलिंग इट्स liabilities. थर्ड पॉइंट, टर्मिनेटिंग थ्रू, टर्मिनेटिंग का दूसरा कलर होगा टर्मिनेटिंग थ्रू टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट बी, ये ए में 3 पॉइंट, ठीक है, अब बी पॉइंट लिखेंगे हम लोग, बी दैट रिप्रेजेंट्स ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ, अच्छा सेपरेट मेजर लाइन, इसको ना हमें हाईलाइट करना है, ठीक है, तो हम दूसरा कलर यूज कर रहे हैं, तुम लोग नीचे लाइन लगा दो अगर जगह नहीं है, सॉरी अगर कलर नहीं है। सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ operations. C point, that can be distinguishable sorry distinguished distinguished operationally and for financial reporting process. फिर इसके बाद ये जो डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली है, इसको हेडिंग करना है, इसका मतलब लिखेंगे पहला पॉइंट, द ऑपरेटिंग assets and liabilities. The operating assets and liabilities of the component can be directly attributed to it. Next point, its revenue can be its revenue can be directly attributed to
at least a majority of its operating expenses can be directly attributed to it. Can be directly attributed to it. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है हम लोगों ने। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, तो अभी मैंने समझाया कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी अगर अपना बिजनेस का कोई भी एक सेगमेंट बंद कर देता है, जैसे चलो और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल है, ये देखो यहाँ पर काफी सारा एग्जाम्पल है। चलो पहले एग्जाम्पल वन एक बार पढ़ के बता देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर क्या बोला है, ए कंपनी एक्स वाई रन ए फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट। तो क्या है, कंपनी का काम रेस्टोरेंट चेन चलाना। इट डिसाइड टू सेल इट स्टेक इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। बहुत सारा रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट चेन का मतलब बहुत सारा रेस्टोरेंट है, जिसमें से इन्होंने डिसाइड किया है कि एक रेस्टोरेंट को ये लोग क्या करेंगे, बेच देंगे किसी और कंपनी को। इनका कंपनी क्या है, एक्स वाई। दिस रेस्टोरेंट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू टू द एंटायर बिजनेस। पूरा बिजनेस का 5% ये रेस्टोरेंट प्रोवाइड करता है जो ये सेल करना चाहते हैं। एक्स वाई डज नॉट इंटेंड टू सेल एनी अदर रेस्टोरेंट एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी। बाकी कोई भी रेस्टोरेंट ये नहीं बेचना चाहते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होता है क्या हमें जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने बताया कि देखो अगर कोई भी ऑपरेशन हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये बात हमें AS24 बोल रहा है, ताकि यूजर्स को जो है आगे इस मतलब इस कंपनी का स्टेक वगैरह रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन एक्चुअली और एक पॉइंट भी इसमें हमें देखना है, क्या देखना है कि यहाँ पर पढ़ते फिर बताते। देखो यहाँ पर क्या बोला है, इसका आंसर क्या दिया। इन द अबव केस द सेल ऑफ वन रेस्टोरेंट आउट ऑफ द चेन डज नॉट कंस्टिट्यूट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस अंडर ए सिंगल प्लान और ए पोर्शन दैट रिप्रेजेंट ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑपरेशन, दस इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो देखो आगे का कुछ नहीं समझ में आया होगा अभी, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इसका आंसर ये दिया गया है कि इसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बोल के हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों। गुड मॉर्निंग। मैम। देखो क्यों बोल रहा है कि डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि हम लोग तो स्टार्टिंग से ही क्या पढ़ रहे हैं कि ये पूरा एज का मतलब ही ये हो रहा है कि अगर कोई भी बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि काफी सारा प्रोडक्ट बेचता है या उसका काफी सारा बिजनेस है, ठीक है, तो वो अगर अपना कोई भी बिजनेस सेल कर रहा है या बंद कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, AS24 के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को डिस्क्लोज करना है, ताकि यूजर्स को इस बात का पता चले। लेकिन इसका आंसर दिया है, देखो इसका आंसर क्या दिया इस क्वेश्चन का, तो इसको हम लोग एक बार ड्रॉ करते हैं। देखो एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई कंपनी है, ठीक है, इसके रेस्टोरेंट चेन काफी सारे, मान लो R1 R2, हम ऐसे रेस्टोरेंट चेन का नाम देते हैं, डॉट 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 करके बहुत सारा RN, बहुत सारा रेस्टोरेंट चेन। ठीक है, अब ये सोच रहा है कि एक रेस्टोरेंट चेन बेच देगा, मान लो R3 वो सेल करना चाहता है, ठीक है, जिससे उसे 5% का अर्निंग होता था। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जितना सेल 100% सेल मानेंगे, ठीक है। अब जिस रेस्टोरेंट को वो बेचना चाहता है, डिसाइड टू सेल इट स्टेक इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट, दिस रेस्टोरेंट कंट्रीब्यूट अराउंड 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू टू द एंटायर बिजनेस। ठीक है, तो XY कंपनी का अगर 100% जो भी
रेवेन्यू है, ठीक है, रेवेन्यू जितना है तो टोटल रेवेन्यू को अगर परसेंटेज में बोलेंगे तो 100%, इसमें से 5% ये R3 जो है प्रोवाइड करता है जो ये सेल करना चाहता है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल को ऐसे बना लिया। अब बोल रहा है XY does not intend to sell any other restaurant as part of the strategy, लेकिन बाकी किसी को भी वो बेचना नहीं चाहता है, ठीक है। अब आंसर यहाँ पर दिया है लास्ट में कि इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बट इसे बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल के कंसिडर मत करो, ठीक है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल के कंसिडर मत करो, ठीक है। क्यों? तो इसका मतलब जरूर ये इस हमें गाइडलाइन थोड़ा बहुत दिया होगा कि किसे हमें कंसिडर करना है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, किसे नहीं करना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वैसे ना ये AS24 जो है हमें ना कोई गाइडलाइन दिया ही नहीं है, ठीक है, कोई गाइडलाइन नहीं दिया है कि हमें किसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानना है किसको नहीं मानना है। वो सीए के ऊपर डिपेंड करता है, सीए को अपना दिमाग स्ट्रेटेजी लगा के अपना नॉलेज के थ्रू से सोचना पड़ेगा कि भाई ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिस्क्लोज करने लायक है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं कि ये हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू का परसेंटेज है ना वो काफी कम है, ठीक है। मतलब टोटल परसेंटेज में बस 5% जो है इसका हिस्सा है, क्योंकि 5% है तो बोल रहा है कि करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हमें कोई परसेंटेज का भी गाइडलाइन ये एस नहीं देता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा खुला छूट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखो किसी को मतलब किसी को अगर लगा तो ये वो बोल सकता है कि उसे ये डिस्क्लोज करना चाहिए था, अगर किसी सीए को लग रहा है तो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर दिमाग का खेल है कि हमें सोचना है, समझना है, हमें केस स्टडी करके समझना पड़ेगा, बातों को पढ़ के समझना पड़ेगा कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में इसे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, लेकिन हमें ना कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया गिवन है ही नहीं। फिर भी यहाँ पर जो आंसर है देखो क्या बोल रहा है, In the above case, the sale of one restaurant out of the chain does not constitute disposal of business under a single plan or a portion that represent a major line of business। बोल रहा है कि पहला बात है कि एक किसी सेगमेंट को बेच देने का मतलब ये नहीं है कि does not constitute disposal of business, कि पूरा बिजनेस ही बंद हो जा रहा है, मतलब रेस्टोरेंट तो बंद नहीं हो रहा है अंडर ए सिंगल प्लान। क्योंकि देखो ये अलग अलग चीज नहीं बेचते, इनका काम ही जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था कि सेवरल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही तरह का रेस्टोरेंट चलता है लेकिन अलग अलग जगह पे चलता है, बहुत सारा रेस्टोरेंट है। तो एक बंद होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरा रेस्टोरेंट ही बंद हो गया। जैसे XYZ मैंने रिलायंस का एग्जाम्पल, रिलायंस मान लो आज जो है कपड़े का जो उसका काम है वो बंद कर दिया, ठीक है, तो बाकी चल रहा है, तो फिर वो पूरा कपड़े का बिजनेस बंद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सारा प्रोडक्ट बंद हो गया, लेकिन यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि रेस्टोरेंट का एक चेन में एक रेस्टोरेंट बंद हुआ लेकिन बाकी रेस्टोरेंट ओपन है, ठीक है। इसका मतलब कोई एक सेपरेट बिजनेस सेगमेंट बंद नहीं हुआ, जैसे रिलायंस का कपड़े का दुकान बंद हुआ तो एक सेपरेट बिजनेस सेगमेंट बंद हुआ, बट यहाँ पर सेपरेट तो नहीं हुआ ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट में से एक बंद हुआ, तो जो बिजनेस टाइप है वो तो चल रहा है, ठीक है, एक रेस्टोरेंट चेन बंद हुआ है। फिर यहाँ पर बोल रहा है वही बोला है डिस्पोजल ऑफ बिजनेस अंडर ए सिंगल प्लान, क्योंकि एक सिंगल प्लान है, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट नहीं, सिंगल प्लान है, और एक पोर्शन दैट रिप्रेजेंट ए मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। और मेजर लाइन मतलब मेजर लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे, रेवेन्यू के परसेंटेज से। अब 5% जो कि काफी कम है, 100% में 5%, तो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस जो है इसको नहीं माना गया है, ठीक है, नहीं माना गया है कि 5% है तो इतना बड़ा कोई बात नहीं है कि हमें इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा एज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। फिर यहाँ पर बोल रहा है और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन, जियोग्राफिकली अगर अलग अलग होता है, जैसे मान लो ये रेस्टोरेंट चेन दिल्ली में है, ये मुंबई में है, ये चेन्नई में है, अगर ऐसा होता, अगर जियोग्राफिकली हम लोग जो है बिजनेस सेगमेंट को अलग कर सकते हैं तो फिर हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ाएंगे जो लिखा है मैंने, तो तुम लोग को ये एग्जाम्पल और भी अच्छे से समझ में आएगा। बोल रहा है ना तो ये रेस्टोरेंट चेन को हम लोग जियोग्राफिकली अलग कर सकते हैं, ना तो इससे जो रेवेन्यू आता था वो बहुत ह्यूज अमाउंट का है कि हमें इस बात को डिस्क्लोज करना पड़े। तो बोल रहा है ये इसको हम लोग फिर डिस्क्लोज नहीं करेंगे एज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं ये हमें स्पेसिफिकली कुछ भी नहीं बताता इस बारे में, कुछ थोड़ा बहुत गाइडलाइन दिया है जिसको देखते हुए हमें समझना पड़ेगा। कोई चाहे तो इसे, जैसे यहाँ पर आंसर दिया है कि डिस्क्लोज नहीं करना है इस बेसिस पे, कोई बोलेगा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, 5% रेवेन्यू जनरेट होता था तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कोई ऐसा भी बोल सकता है। फिर भी यहाँ जो थोड़ा बहुत बताया गया है वो हम पढ़ के समझाते हैं। देखो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब हम लोग जब किसी ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं यानी बिजनेस
एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको हम लोग एंटरप्राइज का कंपोनेंट मानेंगे। कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? कंपोनेंट का मतलब ये देखो, जैसे मैंने क्या बोला, ये देखो ये कंपोनेंट हो गया रेस्टोरेंट चेन में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था इतने सारे प्रोडक्ट बेचते, ये क्या हो गया? एक कंपोनेंट हो गया। B1 बिजनेस बंद कर रहे तो ये क्या हो गया? कंपोनेंट। बेसिकली कंपोनेंट मतलब एक बिजनेस सेगमेंट, ठीक है, एक बिजनेस सेगमेंट। अब सेवरल प्रोडक्ट भी अपने आप में अगर ह्यूज अमाउंट में बन रहा है तो वो भी एक एक बिजनेस सेगमेंट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक कंपोनेंट है एक एंटरप्राइज का जो हम लोग बंद कर रहे हैं। बोल रहा है दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू ए सिंगल प्लान, परसुएंट टू ए सिंगल प्लान होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने गलती से प्लांट लिख, ठीक है, दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू ए सिंगल प्लान, ठीक है, एक सिंगल प्लान के अंदर वो कंपनी चल रही है। बोल रहा है यहाँ पर देखो मेनली ये पॉइंट्स तो हमें थोड़ा सा समझना है। ये देखो ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ये पॉइंट्स को हमें समझना पड़ेगा पॉइंट ए में, ठीक है। तो बोल रहा है कि कंपोनेंट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हम लोग कब मानेंगे, ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब मानेंगे? तो यहाँ पर बोल रहा है डिस्पोजिंग ऑफ substantially in its entirety such as by selling the component in a single transaction or by demerger। मतलब हम लोग अगर अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कि हम लोग ये रेस्टोरेंट चेन या ये पी प्रोडक्ट, मान लो हम लोग ये पी प्रोडक्ट वाला सेगमेंट जो है ये सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये सेल करना चाहते हैं, अब मान लो हम लोग के पास एक ऐसा कोई पर्सन आ गया जो बोल रहा है हम लोग इस बिजनेस का 100 करोड़ देके इसे खरीद लेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम लोग 100 करोड़ देके एक ही बार में इसे बेच देते हैं तो इसको बोलते हैं डिस्पोजिंग एंटायरिटी, ठीक है, डिस्पोजिंग एंटायरिटी। तो कीवर्ड समझो, डिस्पोज करने का मतलब हटा देना, एंटायरिटी मतलब एक ही बार में, एक ही बार में ये बिजनेस ये इंसान 100 करोड़ में खरीद के लेके चला गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब कब मानेंगे किसी कंपोनेंट को? बोल रहा है कि जब डिस्पोज हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। और बाकी आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी सच एज बाय सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, 100 करोड़ दिया लेके चला गया, और बाय डीमर्जर, इसको डीमर्जर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे सेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में सेल कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 100 करोड़ जैसे ये इंसान 100 करोड़ में ये ले लिया, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, इस बिजनेस को हम लोग धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में सेल कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्पोजिंग पीस मिल। पीस मिल जैसे पार्टनरशिप में अगर तुम लोग कभी पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हो तो थोड़ा थोड़ा करके एसेट बेच देना, थोड़ा एसेट बेच दिया, ठीक है, फिर लाइबिलिटी सेटल किया, फिर थोड़ा एसेट बेच दिया, फिर लाइबिलिटी सेटल किया। तो ये ऐसे करके अगर होता है डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल सच एज सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स एसेट एंड सेटलिंग इट्स लाइबिलिटी। देखो कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब ये पी जो बिजनेस था ये हम लोग का कंपोनेंट हो गया, पी प्रोडक्ट वाला बिजनेस। इस कंपोनेंट को हम लोग कैसे बेच रहे हैं? धीरे धीरे बेच रहे हैं, पीस मिल, धीरे धीरे पीस में, टुकड़ों में बेच रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है? तो हम लोग पहले एसेट थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं, फिर उससे जो पैसा आ रहा है उससे लाइबिलिटी, क्योंकि हमें बंद करना है ना इस बिजनेस को। तो इस बिजनेस का एक अलग से पूरा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होगा ये, ठीक है। उसका अपना पूरा एसेट लाइबिलिटीज पूरा सारा चीज इंडिविजुअली चलता होगा। तो बोल रहा है उसका एसेट लाइबिलिटीज ये सब हम लोग एसेट बेचेंगे, लाइबिलिटीज को धीरे धीरे सेटल करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। या फिर ऐसा होगा कि ये जो पी है इसको हम लोग क्या करेंगे? टर्मिनेटिंग थ्रू अमेंडमेंट, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे टर्मिनेट करने का मतलब क्या हो जाएगा? टर्मिनेट करने का मतलब हो जाएगा बंद कर देना, ठीक है, बंद कर देना। टर्मिनेट करने का मतलब, टर्मिनेशन का मतलब होता है ना कि ये जो डील है ये टर्मिनेट हो गया, या टर्मिनेशन यानी कि बंद हो जाना, टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग इसे मानेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब मानेंगे उसके लिए हमें तीन चीज दिया है पॉइंट ए में, ठीक है। पहला है कि अगर एक ही झटके में पूरा बिजनेस बिक गया, डिस्पोजिंग एंटायरिटी, ठीक है, डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियल इन इट्स एंटायरिटी सच एज बाय सेलिंग द कंपोनेंट इन ए सिंगल ट्रांजैक्शन और बाय डीमर्जर। या फिर टुकड़ों में अगर हम लोग धीरे धीरे बेच रहे हैं, पहले एसेट बेचेंगे, ठीक है, उससे जो पैसा आएगा उससे हम लोग जो है लाइबिलिटी को सेटल करेंगे, या फिर हम लोग उस बिजनेस को ही बंद करते रहे, बेच वेच नहीं रहे। जैसे देखो ऊपर का दोनों ऑप्शन ही बेचने का था, एक तो था
एक ही झटके में बेच देना, एक था धीरे धीरे बेचना, लेकिन यहाँ पर जो है बेच नहीं रहे हैं, बिजनेस का उस सेगमेंट को ताला लगा दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है। और टर्मिनेट मतलब बंद, और अबंडेंट का मतलब क्या है, अबंडेंट का मतलब क्या बोले उसको, मतलब इसका क्या बोले, मतलब इंग्लिश में तो हम लोग टर्मिनेशन ही बोलेंगे, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, मतलब छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना, ताला लगा दे रहे, मतलब बंद कर दे रहे, उसको हटा दे रहे हैं, बेसिकली हटा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो पॉइंट बी, पॉइंट बी में क्या बोल रहा है, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन पॉइंट ए में 3, ठीक है, पॉइंट बी में बोल रहा है दैट रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ सेपरेशन। तो जैसे कि ये कंफ्यूजन है ना कि कौन से ऑपरेशन को हमें जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को हमें डिस्क्लोज करना है और कौन कौन से को डिस्क्लोज नहीं करना है। जैसे मैंने तुम लोग को अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया जहां पर, ये बंद कैसे हो? या जहां पर ये इन्होंने आंसर दिया कि इसे हमें डिस्क्लोज करना नहीं है, बट क्यों नहीं है, तो बोल रहा है, इन्होंने जो एक मतलब आंसर दिया कि बोल रहा है 5% ही रेवेन्यू जनरेट करता था, ऊपर से इसे जियोग्राफिकली भी अलग से हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो क्या ऐसा गाइडलाइंस है जिससे हम लोग समझे कि हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। तो ये देखो पहला बात है कि अगर इस तरीके से डिस्पोज हो रहा है पॉइंट ए, तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा बोल रहा है कि दैट रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बिजनेस सेगमेंट को जियोग्राफिकली अलग कर पा रहे, जैसे देखो ये वाला 5% रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, ऊपर से इसे हम लोग जो है मतलब 5% कर रहा था, इसीलिए इसको हम लोग सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं बोलेंगे, मतलब मेजर प्रोडक्शन नहीं दे रहा था, मेजर रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा था, लेकिन मेजर का भी ना कोई इन्होंने परसेंटेज नहीं दिया है। ठीक है, कि हम लोग समझ ले कि मेजर मतलब क्या, 5% रेवेन्यू के बारे में बता रहा है, रेवेन्यू। तो क्या रेवेन्यू क्या बता रहा है, क्या कितने को हम लोग मेजर माने, क्या 5% को मेजर माने, या मोर देन 5% होने से मेजर माने, या मोर देन 10%, ये सब कुछ नहीं बताया है। वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर पूरा खुला पड़ा है। ठीक है, खुला मैदान जैसा है, हमें बताया ही नहीं, कोई रेस्ट्रिक्शन दिया ही नहीं है, हमें अपने मन से बताना है। ठीक है, मतलब हमें सोच के हमें जो ठीक लगे हमें उसके हिसाब से आंसर देना है। तो बोल रहे हैं सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, तो ये सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस ये चीज जो है रेवेन्यू को जो है टारगेट कर रहा है। तो मेजर बोल रहा है कि 5% मेजर नहीं है, इनका मानना है, ये जो आंसर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने इसको जो है सेपरेट मेजर लाइन में नहीं डाला, तो बोल रहे इसको डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं। ऊपर से जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस भी अलग होने चाहिए, जैसे यहाँ तो बोला नहीं था कि अलग अलग जगह पे होता है, वो मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो एक रेस्टोरेंट चेन मुंबई में चल रहा है, एक चेन्नई, एक दिल्ली, तो भी हम लोग इसे डिस्क्लोज कर देते, लेकिन ना तो ये जियोग्राफिकली सेपरेट कर पा रहे हैं, ना तो ये सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इन्होंने आंसर दिया है कि इसे डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं। ठीक है, इसे डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है। और एक पॉइंट क्या है, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। बोल रहा है कि वो बिजनेस सेगमेंट या फिर वो कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली, डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए ऑपरेशनली और एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब ये डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली का मतलब क्या है, बोल रहा है कि द ऑपरेटिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपोनेंट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू इट, मतलब सीधा बात है, जिस कंपोनेंट को हम लोग डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं उसका अपना एसेट और लाइबिलिटीज हो, जो कि हम लोग बता सके कि भाई इस सेगमेंट का ही है ये एसेट लाइबिलिटी, कुछ कॉमन ना हो। जैसे ये रेस्टोरेंट चेन का मान लो सभी का एसेट लाइबिलिटी अलग अलग नहीं है, सबका एसेट लाइबिलिटी कॉमन में है। ठीक है, एसेट लाइबिलिटी कॉमन में है, तब नहीं होगा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होने से डिस्क्लोज करना नहीं चलेगा। डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली मतलब हो जाता है कि हम लोग इसका हर एक एक्टिविटी को अलग से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। जैसे जिस कंपोनेंट को हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं उसके सारे एसेट लाइबिलिटीज को हम लोग सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ऐसा अगर हो तो ही हम लोग बोलेंगे कि इसे डिस्क्लोज करना है। इट्स रेवेन्यू कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट, मतलब अगर ऐसा हो रहा है सारे रेस्टोरेंट चेन से कितना रेवेन्यू आ रहा है वो हमें पता है, इससे अलग से कितना आ रहा है वो नहीं पता, जैसे इसमें पता है, देखो इससे अलग से आ रहा है 5%, ये हमें पता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कोई एक क्राइटेरिया से तो नहीं होगा, काफी सारे क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। फिर बोल रहा है
at least a majority of its operating expenses can be directly attributable to it. ठीक है, बोल रहा है कि कम से कम मेजोरिटी, एटलीस्ट एक मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट। मतलब मान लो ये पूरे रेस्टोरेंट चेन जहां चल रहा है, ठीक है, ये तो रेस्टोरेंट चेन अलग अलग हो गया। मान लो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये एक ही जगह पे बन रहा है, ठीक है, या फिर ये रेस्टोरेंट का खाना जो बनता है वो मान लो एक ही जगह पे बनता है, वो रेंटेड प्रीमाइसेस है, ठीक है, तो वो रेंट का जो खर्चा है वो अपोर्शन करना पड़ेगा ये सारे जो है रेस्टोरेंट्स पे। तो वही बोल रहा है एटलीस्ट ए मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट। बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि कॉमन एक्सपेंस हम लोग एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, या फिर R3 का जो एक्सपेंसेस है एक कम से कम ऐसा मेजर एक्सपेंसेस होना चाहिए जो डायरेक्टली हम लोग बोल पाए कि ये R3 का एक्सपेंसेस है, मतलब एग्जांपल के तौर पे। तो ये कुछ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइडेड है कि हम लोग कब किस तरीके के डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस को डिस्क्लोज करेंगे। बोल रहा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब बिजनेस के किसी एक सेगमेंट को डिसकंटिन्यू करने का बात हो रहा है, जिसको यहाँ पर कंपोनेंट बोला गया है। अब हमें कब डिस्क्लोज करना है, अगर डिस्पोज हो रहा है पूरे एक बार में, ठीक है, मेरा ये एग्जांपल याद रखो, 100 करोड़ में बेच दिया, या फिर डिस्पोज हो रहा है धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में, या फिर हम लोगों ने बिजनेस में जो है ताला लगा दिया, ठीक है, पूरा उसे बंद ही कर दिया, बेचा नहीं बंद कर दिया। ये 3 पॉइंट। या फिर यहाँ पर बी पॉइंट में देखो बोल रहा है सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हम लोग अगर आइडेंटिफाई, ये हो रहा है रेवेन्यू के रेस्पेक्ट में कि भाई कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और जियोग्राफिकली, या फिर जियोग्राफिकली क्या हम लोग इसे अलग कर पा रहे बिजनेस एक्टिविटी को जो बंद होने वाला है। और दूसरा बोला है सी पॉइंट पे, तीसरा हम लोग इसके ऑपरेशंस को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो ऑपरेशंस मतलब यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, बोल रहा है एसेट लायबिलिटी अलग होगा उस कंपोनेंट का जिसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू जो है डायरेक्टली हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से या इस बिजनेस सेगमेंट से इतना रेवेन्यू आ रहा है, और एटलीस्ट ए मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग उस पर एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अगर ये सब क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं कि हाँ लग रहा है हमें क्वेश्चन पढ़ के कि ये क्राइटेरिया में आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि इस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको ऐसा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखो जो रेस्टोरेंट चेन था, पहला बात तो है कि वो 5% रेवेन्यू जनरेट कर रहा था, तो सेपरेट, देखो मेन पॉइंट ये है सेपरेट मेजर लाइन या जियोग्राफिकल, पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है, पहले ये आइडेंटिफाई होगा तब ना हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से डिस्पोज हो रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से डिस्पोज हो रहा है उसके बारे में लेकिन हमें कुछ नहीं बताया है, ठीक है, तो फिर पॉइंट ए से तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमें ये जरूर बताया है कि सेपरेट मेजर लाइन यानी रेवेन्यू का परसेंटेज कितना है, 5%, बस इतना बताया है। तो उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि ये सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या जियोग्राफिकली से हम लोग अलग नहीं कर पा रहे, तो इसे हमें डिस्क्लोज करने का जरूरत नहीं है, इसे हम लोग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो फिर इसे डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर और एक एग्जांपल देखो, ग्रुप एमेन ऑपरेट इन वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स होटल, एयरलाइन एंड सॉफ्टवेयर थ्रू इट्स सब्सिडियरी। तो एक एमएन ग्रुप बोल के एक ऑर्गेनाइज, मतलब एमएन ग्रुप है जो कि 3 तरीके का काम करता है, होटल भी चलाता है, एयरलाइंस का भी काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर का भी काम कर रहा है, थ्रू इट्स सब्सिडियरी, इसके सब्सिडियरी के थ्रू से। इट हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स एयरलाइन बिजनेस, अब ये चाहते हैं कि एयरलाइन बिजनेस को बंद कर देंगे, टू बी एबल टू कंसेंट्रेट ऑन द वर्टिकल्स, अदर वर्टिकल्स, ताकि वो बाकी चीजों को ध्यान से देखे, ये उनको नहीं अभी नहीं चलाना है। एज अ रिजल्ट इट हैज स्टार्टेड टू सेल इट्स एयरक्राफ्ट्स एंड पेइंग ऑफ इट्स एसोसिएट लाइबिलिटी। तो इन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया अपना एयरक्राफ्ट्स को बेचना धीरे धीरे और लाइबिलिटी पे करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर इट हैज सोल्ड ऑफ 5 aircrafts out of the fleet of 50 aircraft so far as part of the sale। तो इन्होंने कैसे सेल किया, बोला पूरे एक साल में इन्होंने 5 एयरक्राफ्ट बेच दिया आउट ऑफ 50, ठीक है, जो सेल इन्होंने सोचा था, ठीक है, मतलब बेसिकली इन्होंने पूरे साल में 50 में से 5 एयरक्राफ्ट बेच दिया। द एयरलाइन बिजनेस कंस्टिट्यूट्स 25% ऑफ द टोटल ग्रुप रेवेन्यू, ठीक है, तो यहाँ पर रेवेन्यू का परसेंटेज बताए 25%, और बेच कैसे रहा है, धीरे धीरे, मतलब ये कौन से पॉइंट को बता रहे, डिस्पोजिंग ऑफ पीस मील, एक एक करके बेच रहा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन यही पूछा होगा कि हमें इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, ठीक है। तो
देखते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया, क्योंकि देखो कोई बोलेगा कि 25% ही कर रहा है तो नहीं बताना चाहिए, कोई बोलेगा कि 25% कर रहा है तो बताना चाहिए। तो देखो नॉर्मली जो है मान के चलो हम इतना बोल रहे हैं कि अगर हमारा 20% से ऊपर है ना तो हमें उसे सेपरेट मेजर लाइन सोच लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग सोच सकते हैं, सेपरेट मेजर लाइन सोच सकते हैं अगर 20% से ऊपर है तो। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, हम जस्ट एक बोल रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से केस स्टडीज का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हमें तो पूरा छूट दिया हुआ है कि कैसे करके करना है। अब देखो बोल रहा है इन द अबव केस एयरलाइन बिजनेस मे बी, ये देखो मे बी, इसीलिए बोल रहा है मे बी क्योंकि किसी के लिए ये मे नॉट बी भी हो सकता है, मे बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट द एसेट आर सोल्ड अप एज पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लान। देखो यहाँ पर ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है ना, एसेट कैसे सेल हो रहा है, ये सिंगल प्लान था इनका। ठीक है, तो उसके बेसिस पे सोल्ड आउट हो रहा है, और ये देखो पीस मिल तरीके से सोल्ड आउट एज ए पार्ट ऑफ सिंगल प्लान एंड दैट द बिजनेस रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बोथ ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। और ऑपरेशनली भी इसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये होटल है, ये एयरलाइंस है, ये सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम लोग इसे ऑपरेशनली भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब एयरलाइन बिजनेस बिल्कुल अलग होता है, तो उसका ऑब्वियसली उसका एसेट लाइबिलिटीज, उससे आने वाला रेवेन्यू, उसका जो एक्सपेंसेस है वो सब हम लोग इजीली जो है बाकी दोनों बिजनेस से सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो क्या क्या क्राइटेरिया मैच हो गया, एक तो डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली हम लोग कर पाएंगे क्योंकि बिजनेस ही अलग है, ऊपर से डिस्पोज कैसे हो रहा है, पीसमिल तरीके से हो रहा है, तो दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू ए सिंगल प्लान, ये वाला भी जो है पॉइंट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोला है मे बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एसेट आर सोल्ड अप एज पार्ट ऑफ सिंगल प्लान। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि एंड दैट द बिजनेस रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, और ये बिजनेस सेपरेट मेजर लाइन मतलब 25% रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो कुछ खराब नहीं है। तो फिर 20 से ज्यादा हुआ तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बोथ ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है, इसे ऑपरेशनली भी हम लोग अलग से बता सकते हैं और फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, मतलब ये देखो ये जो लाइन दिया हुआ है ना, ये इसी चीज को बता रहा है, डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस होगा, सॉरी मैंने प्रोसेस लिख डाला है, ये पर्पस होगा, पर्पस लिख लो तो पर्पस। ठीक है, तो ये जो है ना, ये तुम लोग को पूरा डेफिनेशन याद कर लेना चाहिए अप टू यहां तक, क्योंकि अगर थियोरेटिकली डायरेक्ट हमें कोई क्वेश्चन पूछा कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बताओ, ठीक है, डेफिनेशन पूछ लेगा तो ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डिस्टिंग्विश ऑपरेशनल ये पूरा बताना है, ये 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, पूरा ये हमें बता देना है, तो पूरा ये रट लेना है बेसिकली। ठीक है, समझ के और इसको लिख के आना है अगर हमें थियोरेटिकली डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, मतलब यहाँ पर ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है कौन सा नहीं है, क्योंकि हमें तो कुछ परसेंटेज नहीं बोला है ना कि इतना परसेंटेज से ऊपर हुआ तो हम लोग मेजर मानेंगे, इतना परसेंटेज से नीचे हुआ तो हम लोग मेजर नहीं मानेंगे। बेसिकली मेजर का मतलब होता है रेवेन्यू से रिलेटेड बात। ठीक है, कि कितना परसेंट रेवेन्यू जनरेट करे उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है। ठीक है, कौन सा मेजर है कौन सा मेजर नहीं है। ठीक है, और डिस्टिंग्विश ऑपरेशन का मतलब है हमें ये समझना पड़ेगा कि उस बिजनेस का एसेट लाइबिलिटीज को हम लोग बाकी से अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, उसका रेवेन्यू को बाकी से अलग कर पा रहे हैं कि नहीं, और एटलीस्ट एक मेजोरिटी ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्टली उस पर एट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट with respect of discontinuing operation, the initial disclosure event
is the occurrence of one of the following, point A, the enterprise has entered into binding sale agreement for substantially all of the assets attributable to the discontinuing operation or point B, the enterprises board of directors or similar governing body has both point one approved a detailed formal plan for discontinuance and made the announcement of plan. Made the announcement of plan और ये जो है नीचे लिखना है ए और बी में विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। यहाँ पर कहा लिखे विथ रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ए एंड बी, यहाँ नीचे लिख देते हैं विच एवर इज अर्लियर, ए और बी, ठीक है। ए और बी में से जो पहले होगा उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। हम समझाते हैं ये क्या बोला है। बोल रहा है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, ठीक है। हम लोग जो डिस्क्लोज करेंगे इनिशियली वो किस चीजों पे डिपेंड करेगा, तो बोल रहा है ए या बी ये दोनों में से जो अर्लियर होगा उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ए में क्या बोला है, द एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू ए बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल द एसेट एंड एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि एंटरप्राइज अगर जो है एक बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लेता है, मतलब जिसे अपना बिजनेस या कंपोनेंट, मतलब जो कंपोनेंट वो सेल करना चाहते हैं, तो जिस पार्टी को सेल करना चाहते हैं उसके साथ सेल एग्रीमेंट होगा। तो अगर सेल एग्रीमेंट हो जाता है फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। मतलब जितने भी एसेट है उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सारे एसेट अगर हम लोग बेच देंगे, इस तरीके का कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट एंटरप्राइज ने कर लिया है, अगर ये डेट पहला है
मतलब उसका तो एक डेट होगा ना कि इस डेट पे एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट वाला डेट, मतलब सिंपली इस चीज को याद रख सकते, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट वाला डेट। या फिर पॉइंट बी में द एंटरप्राइजेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सिमिलर गवर्निंग बॉडी हैज बोथ अप्रूव्ड ए डिटेल्ड फॉर्मल प्लान फॉर डिसकंटिन्यूएंस, मतलब पहले उन्होंने सोचा कि हाँ हम लोग, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या इस तरीके के जो गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम फॉर्मल प्लान किया कि हम लोग जो है बिजनेस को डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर क्या किया, अप्रूव भी कर लिया, क्योंकि पहले तो सोचा जाता है, सोचने से तो कुछ होता नहीं है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो फिर साइन वाइन करके अप्रूव कर दिया कि हाँ हम लोग बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, और उसके बाद उस प्लान का अनाउंसमेंट कर दिया। तो अब ये दोनों में से जो पहले होगा, ठीक है, ये दोनों में से जो पहले होगा, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट पहले हुआ, या फिर ये जो पॉइंट्स है, देखो ये एक साथ है, ये एक साथ है, ठीक है, ये एक साथ है, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा उसी डेट में हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है, उसी डेट पे हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डिस्क्लोजर कब दे, बोल रहा है बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट देखो कब हुआ, और उसके साथ ये भी देखो कि प्लान का अप्रूवल और कब हुआ और अनाउंसमेंट कब हुआ, ये दोनों में देखना है, और इसमें देखना है, ठीक है, ये दोनों में जो हायर, जो अर्लियर है वो भी देखना है, इन दोनों में जो अर्लियर है वो डेट लोगे, और यहाँ पर जो अर्लियर है वो लोगे, ये फिर ए और बी में जो अर्लियर है वो लेना है, ठीक है। अभी शायद मेरा थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा तुम लोग को, अभी एक एमसीक्यू आएगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, अभी एक एमसीक्यू करवाएंगे यहाँ से, तो आराम से समझ जाओगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो इस पॉइंट पे हम एमसीक्यू है उससे समझा रहे हैं। ये देखो यहाँ पर देखो बोल रहा है ए बी डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ इट्स क्लोथिंग डिवीजन एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इनका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रहा कि भाई हम ये क्लोथिंग डिवीजन को बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो बोल रहा है यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस बात का है, देखो बोल रहा है डेट ऑफ बोर्ड अप्रूवल 1 मार्च 2001, बोर्ड अप्रूवल 1 मार्च 2001, बोर्ड अप्रूवल मतलब ये वाला डेट, ठीक है, बोर्ड अप्रूवल मतलब ये वाला डेट 1 मार्च 2001, ये रहा बोर्ड अप्रूवल, ठीक है। अच्छा डेट ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट मेड टू अफेक्ट पार्टीज 15 मार्च, फॉर्मल अनाउंसमेंट जब हुआ ये हुआ 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को अनाउंसमेंट हुआ। देखो पहले तो पार्टी को बोल नहीं देंगे कि हाँ हाँ आपको बेचेंगे, पहले खुद में डिसाइड करेंगे ना भाई अपना बिजनेस बेचना है कि नहीं बेचना है, ठीक है। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग बैठा के अप्रूव कर लिया, फिर पार्टी को अनाउंस कर दिया। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ 1 जुलाई 2001, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट ये वाला जो हुआ है 1 जुलाई 2001, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 2001, डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर, रिपोर्टिंग डेट है 31 मार्च 2001, इस बात का रिपोर्टिंग जो जनरेट होगा वो 31 मार्च को होगा, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है इनिशियल डिस्क्लोजर जो है वो कब करना है ये बताना है, 1 मार्च को, 15 मार्च को, या फिर 31 मार्च को, या 31 जुलाई को, क्वेश्चन ये पूछा है इनिशियल डिस्क्लोजर कब होगा। तो देखो मैंने सारा डेट यहाँ पर लिखा है, तुम लोग बताओ इनिशियल डिस्क्लोजर कब होगा, मैंने बोला ए और बी विच एवर इज अर्लियर, और इन दोनों में भी अर्लियर देखना है, बोलो कौन सा आंसर होगा। बोलो बोलो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, देखो इसमें बोला है कि विच एवर इज अर्लियर, ये एक रूल्स है, जैसे तुम लोग टैक्स में पढ़ते हो विच एवर इज अर्लियर, ये तीन इंसिडेंट में जो अर्लियर होगा उसी डेट पे हमें इनिशियल जो है डिस्क्लोजर देना है, मतलब डिस्क्लोजर कौन से डेट पे देंगे वो पूछ रहा है, बोलो इसमें से सबसे पहले इन दोनों में अर्लियर सोचो फिर उसमें कंपेयर करो। বলো, আরে মার্চ আগে আছে, এপ্রিল মে জুন জুলাই, এটা তো জানো, এটা আর আমি কি বলবো বলো? বলো কোনটা আর্লিয়ার, 1 মার্চ আর 15 মার্চের মধ্যে আর্লিয়ার কোনটা? হ্যালো, बोलो कौन सा अर्लियर है। ये मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? হ্যাঁ বলো কে বলছিলে বলো। ম্যাম
बोलो कौन सा अर्लियर है? अरे 1 मार्च और 15 मार्च में अर्लियर कौन है? अर्लियर मैंने पहले कौन सा डेट आता है? मैम 1 मार्च। हाँ, मार्च। ये 1 मार्च और इधर आ गया 1 जुलाई। अब इन दोनों में अर्लियर कौन सा है? मार्च। हाँ, बस यही तो बताना है। इसमें थोड़ी ना कुछ तुम लोग को कुछ प्रेशर दे रहे हैं इतना। तो आंसर कौन सा होगा यहाँ से? ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। ये 1 मार्च है, ये 15 मार्च है। एक सेकेंड, यहाँ तो आंसर भी दिया है, गलत क्या होगा? 15 मार्च दिया। डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट वुड बी द एंटरप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सिमिलर गवर्निंग बॉडी हैज बोथ। अच्छा, ये दोनों होना चाहिए। हैज बोथ अप्रूवल ऑफ डिटेल्ड। अच्छा, ये दोनों ही होना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, तो इसमें अर्लियर नहीं ढूंढना है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। देखो यहाँ पर अप्रूवल जो है, ये देखो मैंने ए एंड बी जो विच एवर इज अर्लियर मैंने बोला, ये इसमें ये दोनों ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो अप्रूव हुआ 1 मार्च को, उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ 15 मार्च को। तो तुम लोग मुझे ये बोला अप्रूवल डेट ज्यादा मैंडेटरी है कि अनाउंसमेंट डेट ज्यादा मैंडेटरी है? मतलब ये सोचो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बैठ के प्लान किया कि हम लोग ये बिजनेस बेच देंगे और अप्रूवल कर लिया, ये ज्यादा मैंडेटरी है या अप्रूव होने के बाद जब मार्केट में अनाउंस हो जाता है ये ज्यादा मैंडेटरी है? ये दोनों डेट में मैंडेटरी वाला डेट कौन सा लग रहा है? वो लेना पड़ेगा। बोलो कौन सा इंपॉर्टेंट है? अनाउंसमेंट। ऑब्वियसली अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है। जब तक अनाउंस नहीं होगा लोगों को क्या पता चलेगा? मुझे मान लो मेरा कोई एसेट बेचना है, हम घर पे बैठ के मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ मुझे बेचना है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जब हम मार्केट में उसका एडवर्टाइज देंगे कि भाई हाँ ये मुझे सोल्ड आउट करना है, वो इंपॉर्टेंट है, वो वाला डेट इंपॉर्टेंट है। मीटिंग तो हम रोज बैठा सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इसीलिए इसमें व्हिच एवर इज अर्लियर नहीं, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। इसमें हमें देखना है कि दोनों होना चाहिए, दोनों में जो इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 15। मतलब बेसिकली अनाउंसमेंट वाला ही हमें हमेशा लेना पड़ेगा। अब 15 मार्च और 1 जुलाई के अंदर अर्लियर कौन सा है बता दो? 15 मार्च और 1 जुलाई में अर्लियर कौन सा है? वही होगा। 15 मार्च। तो फिर 15 मार्च होगा। ठीक है, 15 मार्च होगा। इस तरीके से हमें करना है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। कि ये वाला हमें इसमें अर्लियर नहीं देखना है, इसमें तो बोथ बोल ही दिया है, तो अर्लियर का तो कोई मतलब सवाल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटेंस ही बोथ बता रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? अप्रूवल वाला नहीं, अनाउंसमेंट वाला, हमेशा वही होगा। अब इन दोनों में हमें देखना है कि विच एवर इज अर्लियर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी हो गया। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस पे और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। हो गया है बस ये वाला, इसमें और कुछ ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, ये हो गया इनिशियल डिस्क्लोजर कब होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो तो हो गया डिस्क्लोजर का डेट। इनिशियली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मतलब क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मतलब हम लोग कौन से ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। डिसकंटिन्यूइंग स्पेलिंग मेरे से बार बार गलत हो जा रहा है शायद। डिसकंटिन्यूइंग, NUING। ठीक है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। ठीक है, पहले हमें ये बताना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्राइब करना पड़ेगा, मतलब कौन सा बिजनेस है, कपड़े का है, एयरक्राफ्ट का है, सॉफ्टवेयर का है, क्या है, वो हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन सा बिजनेस हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा बिजनेस और जियोग्राफिकल सेगमेंट। जियोग्राफिकल सेगमेंट्स which in which it is reported as per A17, जो तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, बोल रहा है कि इसका बिजनेस सेगमेंट या फिर जियोग्राफिकल सेगमेंट जैसे इसे सेपरेट कर पा रहे उस हिसाब से हमें इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या इसको जियोग्राफिकली सेपरेट कर पा रहे, भाई हम लोग दिल्ली वाला बिजनेस जो है बेच रहे हैं, या फिर मुंबई वाला, या फिर कोलकाता वाला जो भी है, या फिर बिजनेस वाइज हम लोग इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे कि हम लोग सॉफ्टवेयर वाला बिजनेस बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो जिस तरीके से हम लोग इसे सेपरेट कर पाएंगे उसी बेसिस पे उसे डिस्क्राइब करेंगे, उसी बेसिस पे उसे बताएंगे। ठीक है, फिर डेट कब बंद कर रहे हैं, डेट एंड नेचर।
date and nature of initial disclosure event. Initial disclosure event. ठीक है, हमें डेट और नेचर बताना है इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट का। तो डेट कैसे निकालना है वो तो अभी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है, वही चीज बोल रहा है, तो उसे हमें डिस्क्लोज करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर डेट और पीरियड in which discontinuance is expected to be completed। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक पीरियड डिसाइड कर लिया कि 6 मंथ्स के अंदर इस बिजनेस को बेच देंगे, तो फिर आज से शुरू किया 6 महीने के अंदर बेच देंगे, तो वो आज का डेट, ठीक है, या फिर जिस डेट को जाके वो कंप्लीट होगा 6 महीने में या इतनी तारीख को हम लोग ये डिसकंटिन्यूएंस जो ऑपरेशंस चल रहा है उसे कंप्लीट कर लेंगे, तो वो भी हमें बताना है। ठीक है, कि अगर हम लोग धीरे धीरे सोल्ड आउट कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा। इसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, जो बिजनेस को हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, यानी यहाँ पर बोल रहा है जो कंपोनेंट, यहाँ पर एस उसको कंपोनेंट बताया ना जो बंद हो रहा है, तो बोल रहा है कि जो कंपोनेंट बंद हो रहा है उसका जो एसेट और लाइबिलिटीज है उसका कैरिंग अमाउंट हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी activities attributable to discontinuing operation। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर क्या बोला है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, कितना रेवेन्यू वो कंपोनेंट जनरेट करता था, उस पे कितना एक्सपेंसेस होता था इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बेसिकली उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से रिलेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है कि क्या क्या हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक स्पेशल लाइन जो हम बार बार बोल रहे हैं कि हमें कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, जैसे कि रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब इन मॉनिटरी टर्म। ठीक है, तो इसके लिए लिखो द एस डज नॉट प्रोवाइड एनी गाइडलाइंस, मतलब कि कितने परसेंटेज रेवेन्यू या कितना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू होने से हम लोग उसे मेजर बिजनेस सेगमेंट लाइन मानेंगे। ठीक है, और उसे रिकॉर्ड करेंगे। हमें कब रिकॉर्ड करना है, मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हमें कब रिकॉर्ड करना है, कब नहीं करना है। ठीक है, इसको कैसे समझे, इसके लिए हमें इस कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दिया, इसलिए आंसर में लिखा हुआ रहता है मे बी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इस वजह से। प्रैक्टिकली भी जब तुम लोग ये सब काम करोगे तब भी तुम लोग को जब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का काम आएगा तब तुम लोगों को अपना दिमाग लगा के अपना नॉलेज से ये सोचना पड़ेगा कि हाँ ये क्राइटेरिया पे जा रहा है तो मुझे ये डिसकंटिन्यूइंग बोल के बताना है। अगर किसी और को लगे कि नहीं बताना है तो वो नहीं भी बता सकता है कि भाई उसके लिए डिसकंटिन्यूइंग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अपने बुद्धि से अपने दिमाग से सोच के हमें ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया कि इतना परसेंटेज होगा रेवेन्यू तो फिर मानो डिसकंटिन्यू, नहीं तो नहीं मानो, ये सब कुछ नहीं बताया। ठीक है, जो बताया बस इतना बताया, इसी के बेसिस पे हमें आंसर देते जाना। अच्छा चलो ये हो गया, अब इस पे और कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम लोग सेकंड जो है एमसीक्यू कर रहे हैं, तो तुम लोग मुझे आंसर बताओ। सेकंड वाला एमसीक्यू में बोला है कि टू क्वालिफाई एज अ कंपोनेंट, देखो क्या बोल रहा है, टू क्वालिफाई एज ए कंपोनेंट दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस द कंडीशंस टू बी मेट इज the operating asset and liabilities of component can be directly attributable to it, its revenue can be directly attributable to it।
इट्स रेवेन्यू कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट। चला गया। एट लीस्ट a majority of its operation can be directly attributable to it, all of the above। बोल रहा है कि अगर किसी को कंपोनेंट के हिसाब से क्वालिफाई होना है तो क्या डिस्टिंग दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली, मतलब ऑपरेशनली डिस्टिंग्विश्ड होगा तो ही ना हम लोग उसे कंपोनेंट बोल के मानेंगे। ऐसा एक पूरा लाइन मैंने लिखवा रखा है। अब बोल रहा है कि ये जो बोल रहा है एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस द कंडीशंस, तो कंडीशंस क्या है, मतलब बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली होने के लिए कंडीशन क्या है, ए बी सी या डी, बोलो। देखो देखो कॉपी देखने से समझ जाओगे। All of this. ऑल ऑफ द अबव सही है, ऑल ऑफ द अबव। देखो कहां पर लिखा हुआ है, मैंने बोला ना इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाओ। डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली, किसी भी कंपोनेंट को डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली, कोई भी कंपोनेंट को एज ए कंपोनेंट क्वालिफाई होने के लिए ये कुछ पॉइंट्स उसे सेटिस्फाई करना पड़ता है, ए बी और सी, जिसमें सी पॉइंट में डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली होना चाहिए। डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली का मतलब कौन कौन से कंडीशंस को मीट करने से डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली होता है, ए बी सी तीनों ही। देखो वही तो लिखा हुआ है, ये जो मैंने पढ़ पढ़ के बताया मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है, एकदम एज इट इज लाइन लिख रखा है। और तुम लोग को भी जब एग्जाम में पूछेगा ना तो ये डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली हूबहू ये लिखना है, अपना कोई वर्ड वगैरह इसमें नहीं डाल सकते हो, ठीक है। हूबहू यही लिख के आना है एकदम, ये इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो तुम लोग पढ़ के देखो कौन सा सही नहीं है। बोल रहा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। पहले मुझे बताओ ये सही है कि नहीं। बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को हम लोग कंपोनेंट तभी बोलेंगे उस एंटरप्राइज का अगर वो एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस को रिप्रेजेंट कर पाए या फिर उसे जियोग्राफिकली उसका एक जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन हो, तभी हम लोग उसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेंगे। तो बोला अब तक मैंने इतना बार बोला, लिखा हुआ भी है, एक बार देख के मुझे बताओ कि ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। ये दो बात पे ही तो हम लोग थोड़े जो है सोच रहे हैं ना कि भाई या तो उसका सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी हो या फिर उसका क्या हो, जियोग्राफिकली उसे हम लोग सेपरेट कर पाए। बाकी तो हमें कुछ वैसा क्राइटेरिया दिया नहीं है। तो बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स। अगर तुम लोग पढ़ोगे कहां पर पढ़ के तुम लोग को बताना है वो भी हम बता देते हैं। ये जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट, वो उसमें जो ए बी सी पॉइंट है वो पढ़ने से ही समझ में आएगा। बताओ। True. ट्रू है, बी पॉइंट में ही लिखा हुआ है, ट्रू है, ठीक है। ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट, एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को कंपोनेंट तभी मानेंगे एंटरप्राइज का दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। बोलो ट्रू है कि फॉल्स। फिर से बोलेंगे, वो जो डेफिनेशन है ना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का एज ए कंपोनेंट, उसी का एबीसी पॉइंट देखो, देख के बताओ ट्रू है कि फॉल्स। मैम ट्रू है। True है। A discontinuing operation is a component of an enterprise that may or may not be distinguished operationally and for financial reporting purpose। बोलो। ये ऊपर और नीचे तो सेम ही दिया हुआ है लेकिन एक छोटा सा फर्क है, उस फर्क के वजह से आंसर में चेंज हो सकता है। False. हाँ ये फॉल्स होगा। क्यों होगा बोलो, सही बोले हो, क्यों फॉल्स होगा। May or may not be. हाँ मे और मे नॉट भी बोला है, ऐसा नहीं है, कैन बी होना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई संभावना नहीं है कि मे और मे नॉट बी, तो इसीलिए इनकरेक्ट आंसर मिल गया तुम लोग को, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। बाकी डी भी पढ़ के बता देते। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में बी डिस्पोज्ड ऑफ इट्स एंटायरिटी और पीस मिल। वो तुम लोगों ने पढ़ा ना, एंटायरिटी मतलब जैसे मैंने बोला 100 करोड़ में पूरा बिजनेस बेच दिया, पीस मिल मतलब इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे बेच दिया, बट ऑलवेज परसुएंट टू एन ओवरऑल प्लान टू डिसकंटिन्यू द एंटायर कंपोनेंट, मतलब ये वाला बोल रहा है परसुएंट टू ये सिंगल प्लान, ठीक है। तो ये भी हमारा ट्रू है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब फिर से वही आ गया कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चार में से कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला
बोल रहा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आर इनफ्रीक्वेंट इवेंट, बोल रहा है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस जो है वो कभी कभार होता है, बट दिस डज नॉट मीन दैट ऑल इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स आर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कभी कभार होने वाला कोई भी इवेंट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। तो बोलो ये बात सही है कि गलत? मतलब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कभी कभार होता है, रोज थोड़ी ना कोई अपना बिजनेस बंद करता है कि भाई ये बिजनेस बंद कर दिया, वो बिजनेस बंद कर दिया, ये प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया। ये सब रोज रोज नहीं होता, ये कभी कभार होता है। तो कभी कभार होने वाला क्या हर घटना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है? True अभी। हाँ ये ट्रू होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी कभार होने वाला हर एक घटना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है। जैसे मान लो चोरी हो गया, वो तो कभी कभार होता है। अब चोरी हो गया ये एक ऑब्वियसली इनफ्रीक्वेंट इवेंट है, ऐसा थोड़ी होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में रोज चोरी हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। आग लग गया, ठीक है, तो बड़े कभी कभार होने वाला। तो इसका मतलब चोरी हो गया, मान लो इतना ज्यादा लॉस हो गया, हम लोग बंद कर दिए, ठीक है, तो क्या इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आ गया? नहीं नहीं, इनफ्रीक्वेंट घटना मतलब ही डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सही बोला है कि भाई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कभी कभार होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कभी कभार होने वाले हर एक घटना ही जो है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा। तो ये बात ट्रू है। अच्छा, फिर पॉइंट बी में पढ़ते हैं क्या बोला है। द फैक्ट दैट ए डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट मतलब समझ लो, दिमाग में चलाओ, डिस्पोजल मतलब कट हो जाना, कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसका कोई कंपोनेंट अगर डिस्पोज करे, कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया, वो बिजनेस सेगमेंट या वो प्रोडक्ट जो हम लोग और आगे बेचना नहीं चाहते हैं, इज क्लासिफाइड एज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अंडर एस 24। बोल रहा है एस 24 में इसको इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, would always raise a question regarding the enterprise's ability to continue as a going concern। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई कंपोनेंट डिस्पोज्ड ऑफ हो रहा है किसी एंटरप्राइज का, ठीक है, तो क्या एस 24 में ये बोला गया है कि भाई फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के गोइंग कंसर्न होने पे ही क्वेश्चन रेज कर देना चाहिए हमें? समझ में आया मेरा बात? मतलब कोई अगर अपना बिजनेस बंद कर रहा है तो कहीं एस 24 में ये बोला था कि भाई इसका मतलब है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न है कि नहीं, इसी पे सवाल आ जा रहा है। क्या ऐसा हम लोगों ने कहीं पढ़ा है क्या? मैंने एक बार भी बोला क्या तुम लोगों को कि डिसकंटिन्यू अगर कोई अपना एक्टिविटी कोई सॉरी कोई भी ऑपरेशन या एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब वो गोइंग कंसर्न नहीं है बोल के कर रहा है? ऐसा कोई हम लोगों ने पढ़ा है क्या अभी तक? क्या इसके गोइंग कंसर्न एबिलिटी पे हमें क्वेश्चन रेज करना चाहिए, ऐसा एस 24 हमें बोला है क्या? No, No ma'am. मैम। नहीं, तो फिर ये वाला क्या हो गया, यही वाला स्टेटमेंट हम लोग का क्या दिया हुआ है? Incorrect. इनकरेक्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। हमें ऐसा कहीं नहीं बोल रहा है कि कोई अगर अपना बिजनेस का कोई भी एक सेगमेंट बंद कर रहा है इसका मतलब वो गोइंग कंसर्न नहीं है बोल के कर रहा है, ऐसा हमें एस 24 कहीं नहीं बोला है, तो हमें भी नहीं बोलना है। सी डी सही है, क्यों? देखो क्या बोला है, बोल रहा है फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये देखो अभी लास्ट पॉइंट में लिखा है आज, ठीक है, ये देखो, है ना, recognition and measurement criteria effect of discontinuing operation, AS24 does not provide any guideline but for the purpose the relevant accounting standards should be referred। हमें AS24 ने कोई गाइडलाइन नहीं दे रखा है, फिर भी कुछ रेलिवेंट, बट इस पर्पस के लिए कुछ रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एज अ रेलिवेंसी हमें इसे प्रेफर करना है, मतलब रेफर करना है, ठीक है। मतलब हमें तो कोई गाइडलाइन मिला नहीं इस एस 24 से, फिर भी अगर कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हो रहा है तो हम लोग फिर इस एस 24 को एज ए रेफरेंस फॉलो करेंगे, ठीक है, इसीलिए ये सही है, अभी तो बताया। फिर बोल रहा है एन एंटरप्राइज सेल इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर। बोल रहा है कोई एक एंटरप्राइज सेल इंक्लूड ए डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का डिस्क्रिप्शन जो है इंक्लूड करना चाहते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, कौन कब उसे करना पड़ेगा, इन विच द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ऑकर्ड, मतलब सीधा बात है कब वो अपना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का डिटेल्स अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखा सकता है, कौन से डेट पे, जिस दिन इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होगा, मतलब ए और बी विच एवर इज अर्लियर उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट डी भी हमारा सही बोल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 4 जो एमसीक्यू था।
बाकी ये देखो थियोरेटिकली पूछ रहा है व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ AS24 फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्या बोलना पड़ेगा, ये वाला, ये जो 6 पॉइंट लिखवाया ये बोल के आना है। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए, ये वाला लिखवाएंगे। व्हाट आर द इनिशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ AS24 फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इनिशियल डिस्क्लोजर ये वाला, ठीक है, ये बताना पड़ेगा, ये पॉइंट ए भी, ठीक है। तो ये थियोरेटिकली पूछेगा हमें। अच्छा, अब ये दो ही क्वेश्चन है 7, 8, लेकिन उसके पहले ये वाला लिखवाएंगे, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, ये लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग वो वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज, ये बाकी रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज दैट डज नॉट, डू नॉट लिख दो, द डू नॉट नेसेसरीली satisfy criteria of discontinuing ऑपरेशन। ए का मतलब हम बता देते हैं, ए जो लिखा है ना ये ब्रैकेट में, ये वाला, ये वाला ए, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाता है, एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज, ये डायरेक्टली हमें क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, हमें डायरेक्टली यही नाम लिख के आना है, अभी जो हम लिख पाएंगे, ये देखो डायरेक्टली पूछ लेता है, ठीक है, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरीली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए, क्राइटेरिया ए में 3 चीज था, या तो पूरा एक ही बार में बेच दिया, या धीरे धीरे बेचा, या तो बिजनेस को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये कोई भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से पॉइंट ए में लिखेंगे ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट, ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट, ठीक है। ये फेजिंग आउट के नीचे ऐसे लाइन लगा लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ग्रेजुअली और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट का मतलब है धीरे धीरे जब हम लोग बिजनेस को बंद कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। अब तुम लोग बोलोगे इसका मतलब तो जो है पीस मिल हो गया, नहीं, यहाँ पर वो पीस मिल वाला बात नहीं होगा, ठीक है। तो फेजिंग आउट ऑफ समझा देंगे, फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट, फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट और क्लास ऑफ सर्विस। यहाँ पर देखो, वहां क्या था, हम लोग बिजनेस को पार्ट बाय पार्ट बंद करें, मतलब हम लोग पीस मील में क्या था कि बिजनेस बंद कर देंगे, उसका एसेट थोड़ा थोड़ा बेच रहे, उसका जो है एसेट से जो पैसा आ रहा है उससे लाइबिलिटी सेटल डाउन करते जा रहे हैं। बट यहाँ पर फेजिंग आउट का मतलब ये नहीं है, बिजनेस को धीरे धीरे कैसे बंद करेंगे, मान लो कि मेरा एक बिजनेस का मैंने क्या किया, पहले साल 10% काम करना कम कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर 10%, नेक्स्ट ईयर 10%, नेक्स्ट ईयर 10%, ऐसा करते करते धीरे धीरे जब 100% हो जाएगा तो हमारा बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट और क्लास ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल आएगा, क्वेश्चन तो समझ जाओगे। फिर पॉइंट बी में लिखेंगे डिसकंटिन्यूइंग discontinuing even if relatively abruptly several product within an ongoing line of business. Point C, shifting of some shifting of
some production or marketing activities. Closing of facility to achieve productivity ब्रैकेट में improvements और cost saving. अच्छा, ये सब जो है ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है. एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दैट इज ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माना जाता है. ठीक है, अगर हमें कोई पूछे कि एग्जांपल बताओ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया था, तो फिर ये एग्जांपल्स देना पड़ेगा. देखो 4 एग्जांपल्स बोला था हम लोगों ने, 5 लिखा है शायद, ए बी सी डी नहीं 4 ही लिखा है. ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल्स तुम लोग को लिख के आना है. ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे एक एक करके हम लोग समझते हैं. ग्रेजुअली और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट, ये समझते हैं इस क्वेश्चन के साथ. ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि रोहिणी लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर कार. ठीक है, तो मतलब रोहिणी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया. ठीक है, आर लिमिटेड लिख देते हैं. इनका काम क्या है, ये क्या बनाते हैं, पैसेंजर कार बनाते हैं. ठीक है, अच्छा यहाँ पर एंड कॉमर्शियल व्हीकल. अच्छा, ये दोनों तरीके का चीज बनाते हैं, पैसेंजर कार और कॉमर्शियल व्हीकल बनाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अच्छा अब देखो इसे बनाना. ठीक है, ये बन गया. ठीक है, तो ये मान लो कॉमर्शियल कार है, ये मान लो पैसेंजर व्हीकल है, जो भी है. ठीक है, एंड कॉमर्शियल व्हीकल, द कंपनी इज वर्किंग ऑन ए स्ट्रेटेजिक प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार. तो ये पैसेंजर कार जो है ये बंद करना चाहती है, एंड टू प्रोड्यूस ओनली कॉमर्शियल व्हीकल ओवर द कमिंग 5 years. और नेक्स्ट 5 years से कॉमर्शियल व्हीकल जो है ये प्रोड्यूस करना चाहती है. However, no specific plan have been drawn up for sale of neither the division nor its asset. लेकिन ये डिवीजन बंद जरूर होगा बिजनेस का, लेकिन इनका ऐसा कोई प्लान नहीं है कि इसकी वजह से ये लोग क्या करना चाहते हैं, इस बिजनेस को सेल कर देंगे, ऐसा भी इनका कोई प्लान नहीं है. ठीक है, इसका कोई एसेट बेच देंगे, ऐसा भी इनका कोई प्लान नहीं है. एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टिव प्लान, इनका जो प्लान है उसके हिसाब से इट विल बी रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार बाय 20% एनुअली. बस ये क्या करना चाहते हैं, कैसे बंद करना चाहते हैं, 20% करके प्रोडक्शन को हर साल रिड्यूस करना चाहते हैं, 20% पर एनम करके. हम लोग बोल सकते हैं एनुअली का मतलब. इट ऑल्सो प्लान टू एस्टैब्लिश अनदर न्यू फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल एंड ट्रांसफर सरप्लस इंप्लॉयज इन फेज्ड मैनर. और ये क्या करना चाहते हैं, इसके बदले दूसरा एक कॉमर्शियल व्हीकल का प्लांट नया लगाना चाहते हैं, और यहाँ से जो भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं धीरे धीरे उन्हें यहाँ पर शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ प्रोडक्शन कम होगा तो इंप्लॉय भी कम लगेगा. बोल रहा है कि धीरे धीरे इनको यहाँ शिफ्ट करते जाएंगे. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है, इफ मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट, मतलब धीरे धीरे जो ये फेज आउट कर रहे हैं प्रोडक्शन का, इन इटसेल्फ कैन बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ AS24. क्या इस तरीके के फेजिंग आउट को हम लोग AS24 में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे? अभी लिखवाया है, थोड़ा सा पढ़ के मुझे बता दो प्लीज. बोलो, अभी लिखवाया है यहाँ पर. पॉइंट 1 देखो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होवे ना. ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें
डिसकंटिन्यूइंग का मतलब क्या, जब हम लोग उस बिजनेस को बेच रहे हैं किसी को, ठीक है, या फिर उस पे ताला लगा दे रहे हैं, उसे धीरे धीरे बेच रहे हैं या एक बार में बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेच कहाँ रहे हैं, ना तो इसका एसेट बेच रहे हैं ना तो इस बिजनेस को पूरा बेच रहे हैं, हम लोग इसको कैसे क्लोज करें, धीरे 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 इसका प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। 5 साल में 20-20% करके 100% बंद हो जाएगा, और जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन कम होगा यहाँ से इंप्लॉय को वहां भेजते जाएंगे, नया एक सेक्शन जो है बना रहे। तो इसका मतलब ये पॉइंट में आ गया ना, ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, इवोल्यूशनरी का मतलब वही फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट और क्लास ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को फेज आउट कर रहे हैं, सर्विस हुआ तो सर्विस को फेज आउट करेंगे। तो ये हम लोग का जो है एग्जाम्पल मिल गया, जिस चीज का एग्जाम्पल हम देना चाह रहे थे, ठीक है, कि ये जो है हमारा एग्जाम्पल हो गया कि भाई प्रोडक्ट का फेजिंग आउट करना धीरे धीरे या सर्विस का फेज आउट करना, वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में नहीं आता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, बोल रहा है if the company passes a resolution to sell some of the asset in the passenger car division and also to transfer few other asset of the passenger car division to new factory, does this trigger the application of AS24? अब क्या बोला है देखो, बोल रहा है कि अगर कंपनी क्या कर रहा है, एक रिजोल्यूशन पास किया है, क्या किया है कि सेल कर देगा कुछ एसेट, पैसेंजर कार डिवीजन पे जो एसेट्स है उसमें से कुछ एसेट जो है वो बेच देंगे, and also transfer few other assets of the passenger car division to the new factory, और कुछ जो है एसेट को क्या करेंगे, न्यू फैक्ट्री में भेज देंगे। वो न्यू फैक्ट्री भी बनाना चाहते हैं ना, मतलब एसेट का दो काम करना चाहते हैं ये लोग, एक तो एसेट को बेच देंगे थोड़ा पोर्शन, और थोड़ा पोर्शन एसेट का क्या करेंगे, अपने जो न्यू फैक्ट्री है वहां भेज देंगे। तो क्या AS24 एप्लीकेबल होगा, मतलब क्या फिर हम लोग इसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बोलो क्या लगता है, ये पॉइंट पे ध्यान दो, और अभी जो लिखवाया वो देखो तो समझ में आएगा। क्या लगता है, ये देखो ना, ये वाला पॉइंट देखो, शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज, बोलो सी, पॉइंट सी के बेसिस पे सोच के बताओ। ऑल ऑफ द एसेट नहीं है, देखो ये पॉइंट, टू सेल सम ऑफ द एसेट, और ये की पॉइंट्स है जिसको देख के आंसर दे सकते हैं, ट्रांसफर और ये न्यू फैक्टर। क्या कंपोनेंट डिसकंटिन्यूइंग तब माना जाता है ना जब ऑल एसेट सेल होता है, यहाँ पर तो सम ऑफ एसेट सेल हुआ है, तो बोलो क्या ये हाँ होगा कि ना। अब तो बताओ, मैंने बहुत सारा हिंट्स दे दिया, आप बताओ क्या AS24 इस पे एप्लीकेबल, हाँ बोलो। नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है, AS24 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि क्या बोला है, सम ऑफ द एसेट सोल्ड आउट हुआ है। लेकिन पॉइंट ए पढ़ो, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कब होता है, जब ऑल ऑफ द एसेट जो है सोल्ड आउट होगा, ठीक है, चाहे धीरे धीरे ही हो, सारे एसेट सोल्ड आउट होंगे, सारे लाइबिलिटी सेटल डाउन होंगे, तब होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज, जैसे मान लो हम लोग अपना जो बिजनेस का कुछ प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री को मान लो जो है एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग अपने फैक्ट्री को मान लो लेके जा रहे हैं हावड़ा से हुगली लेके जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक एरिया से दूसरे एरिया, या फिर कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग करने का मतलब डिसकंटिन्यू, इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, नहीं, ये डिसकंटिन्यूएशन में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया आंसर हमारा नो। अब देखो इसमें नो पॉइंट में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, ग्रेजुअल फेजिंग आउट मैंने क्वेश्चन के एग्जांपल से समझा दिया, शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज, अगर हम लोग अपने किसी एक्टिविटी को, चाहे वो मार्केटिंग नेचर का हो चाहे वो प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री हो या मार्केटिंग का ऑफिस, मतलब मार्केटिंग जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं वो हो, अगर उसको जस्ट हम लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है would your answer to question number 2 above be different if the company resolves to sell the asset of the passenger car division in a phased but time bound manner, मतलब बोल रहा है कि क्या हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, टू सेल यहाँ पर ऑल होगा, ठीक है, ये यहाँ पर ना ऑल लिख लेना है तुम लोग को,
बोल रहा है क्या हमारा आंसर चेंज होगा? ये पॉइंट नंबर 2 का आंसर अभी तो नो हुआ था ना, क्या हमारा आंसर ये यस हो सकता है अगर क्वेश्चन में सेल ऑल द एसेट ऑफ द पैसेंजर कार डिवीजन इन ए फेज्ड मतलब धीरे धीरे बट टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर का मतलब एक साथ नहीं, धीरे धीरे होगा। तो क्या ये हम लोग का फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाएगा? मतलब क्या इसमें AS24 एप्लीकेबल हो जाएगा अगर ये ऑल एसिड बिकेगा और वो भी धीरे धीरे करके फेज्ड आउट मैनर में, ठीक है? तो फिर क्या फेज्ड आउट का मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है, पीस मील जो भी बोलो, लेकिन ऑल ऑफ द एसेट होगा डिवीजन कैन फेज्ड बट टाइम बाउंड मैनर। टाइम बाउंड मैनर मतलब बता दिया जाएगा कि 6 महीने में, 4 महीने में, ऐसे डिस्क्लोजर में मैंने लिखवाया भी था, थोड़ा सा याद करो, मैंने अभी पॉइंट लिखवाया है। तो क्या इस पे AS24 एप्लीकेबल हो जाएगा? हाँ मैम, AS24 एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो AS24 बिल्कुल एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये देखो मिल जाएगा। ये 6 नंबर तो मैंने लिखवा दिया तुम लोग को, ठीक है। ये एन एंटरप्राइज इंक्लूडिंग फॉलोइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में स्टेटमेंट बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल डिस्क, नहीं ये वाला, हाँ ये लिखवा दिया है मैंने, ठीक है। और जो अभी अभी लिखवा है वो शायद 5th नंबर वाला था, ये जो क्लोजिंग ए फैसिलिटी टू अचीव, ये वाला। अच्छा 7th नंबर में देखो क्या क्या दिया हुआ है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कैसे लिखना पड़ेगा? इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू ए सिंगल प्लान, बोल के ये ABC ये तीनों चीज लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट इज नॉट कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एज डिफाइंड अंडर AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज दिया है यहाँ पर, ठीक है। फिर वही सारे पॉइंट्स लिख के फिर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो ये देखो पहले क्वेश्चन का आंसर देते वक्त इन्होंने ये बोला है ग्रेजुअली और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस, शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग। 3 पॉइंट पे ये बेस्ड है। देखो एक तो है ये ग्रेजुअली और इवोल्यूशनरी, पॉइंट 1। सेकंड है ये शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये देखो फॉर ए पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। फिर बोल रहा है क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी, वो हम बताते हैं क्या है। फिर इसके बाद देखो पॉइंट 2 में बोला है नो द रिजोल्यूशन इज साइलेंट अबाउट stoppage of the car segment in the definite time period, though sale of some asset and some transfer proposal were passed through a resolution to new factory, but the closure road map and new segment starting road map are missing। मतलब यहाँ पर बोल रहा है आंसर नो, जो पॉइंट 2 वाला तुम लोगों ने बोला कि आंसर ना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजोल्यूशन साइलेंट है कि बिजनेस बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि दूसरा बिजनेस वो लोग खोल रहे हैं ना, एक बंद कर रहा है, सेम दूसरा ही वैसा बिजनेस ओपन कर रहा है ऑफ कार सेगमेंट इन द डिफाइनेड टाइम पीरियड। दो सेल ऑफ सम एसेट, लेकिन हाँ बोल रहा है कुछ एसेट बिकेगा, कुछ ट्रांसफर कर दिया जाएगा नए वाले फैक्ट्री में, ऐसा प्रोपोजल पास आउट किया गया है और ऐसा रिजोल्यूशन लिया गया है कि न्यू फैक्ट्री में वो ट्रांसफर होगा। बट द क्लोजर मैप कि बंद हो जाएगा बिजनेस और एंड न्यू सेगमेंट स्टार्टिंग, दूसरा ही कोई बिजनेस सेगमेंट स्टार्ट होगा, ऐसा हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। हेंस AS24 इज नॉट एप्लीकेबल। और थर्ड में एप्लीकेबल होगा क्योंकि फेज्ड एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम रिजॉल्व द बोर्ड क्लियरली इंडिकेट्स द क्लोजर ऑफ द पैसेंजर कार सेगमेंट इन ए डिफाइनेड टाइम फ्रेम एंड विल कंस्टिट्यूट ए क्लियर रोड मैप। बोल रहा है कि ये जो दो बात दिया है ना कि फेज्ड एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम, कहां पर लिखा हुआ था? ये देखो, अगर हम लोग धीरे धीरे बेच रहे हैं और टाइम बाउंड प्रोग्राम की हमें बताना पड़ेगा, ये देखो कितने दिन में ये जो है एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। तो वही बोल रहा है कि फेज्ड एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम रिजॉल्व इन द बोर्ड, जो बोर्ड में मतलब बोर्ड ऑफ मीटिंग में जो डिसाइड हुआ है क्लियर कर देता है, ये इंडिकेशन देता है क्लियरली दैट द क्लोजर ऑफ पैसेंजर कार सेगमेंट इन डिफाइनेड, कुछ दिन के अंदर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें क्लियर बंद होने का रोड मैप देता है। हेंस दिस एक्शन विल अट्रैक्ट कंप्लायंस ऑफ AS24 एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो इसीलिए हम लोग इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बोल के मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से बाकी ये पॉइंट्स हम एक बार समझा दें। ये एक तो ये वाला, ठीक है, ये ग्रेजुअल, ये तो समझ लिया तुम लोगों ने क्वेश्चन के साथ, ये भी समझ लिया शिफ्टिंग। अब बोल रहा है ये वाला क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी। बोल रहा है कि जैसे मान लो कि पहले एक एक एम्प्लॉय को लैपटॉप दिया गया था, ठीक है। अब टीम में जो है, जैसे मान लो पहले एक एक एम्प्लॉय को एक एक करके लैपटॉप दिया गया था, ठीक है, तो इसका खर्चा ज्यादा होगा। अब बोल रहा है कि एक टीम बना देते हैं, टीम में मान लो 3 एम्प्लॉय है और उस एक टीम के लिए एक लैपटॉप है, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया गया कि फैसिलिटी क्लोजिंग कर दिया गया, मतलब फैसिलिटी क्लोज हो गया, एक एक के पास एक एक लैपटॉप है, ऑब्वियसली ज्यादा फैसिलिटी, अब 3 के पास एक है, फैसिलिटी थोड़ा कम कर दिया गया है ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छा हो, ठीक है। इन्हें लगता है कि इसमें खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्यों ना
तीनों जब एक ही काम करेंगे, एक ही जैसे सारी चीजों पे, सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं मान लो, तो फिर एक ही लैपटॉप से क्यों ना काम कर ले, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी, या फिर मान लो कि जो है बहुत सारे एसी लगे हुए थे, एक एक जन के लिए एक एक एसी लगा हुआ था, उसकी जगह हम लोगों ने एक ही सेंट्रलाइज्ड एसी लगा दिया। या फिर मान लो जैसे रेस्टोरेंट में होता है ना सेल्फ सर्विस, तो पहले वेटर आते थे, ऑर्डर लेते थे, फिर जाते थे, ठीक है। उसकी जगह अगर सेल्फ सर्विस कर दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि इससे उनका बेनिफिट होगा, ऑन दैट मोमेंट हम लोग वेटर को देके जो काम करवा रहे थे उसकी जगह दूसरा काम करवा लेंगे, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन ये जो हम लोगों ने कुछ फैसिलिटीज को बंद किया कॉस्ट सेव करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम लोगों ने बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया, इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोला जाता है। हम लोगों ने कुछ शिफ्टिंग कर दिया, ठीक है, कुछ प्रोडक्शन या मार्केटिंग एक्टिविटीज को इधर उधर शिफ्ट कर दिया, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। फिर इसके बाद डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जो है 100 प्रोडक्ट पहले बेचता था, ठीक है, बहुत पहले 100 प्रोडक्ट बेचता था, अब कुछ दिन बाद हम लोग जाके देख रहे हैं उसमें से वो लोग सिर्फ 80 प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, बाकी 20 प्रोडक्ट उन्होंने जो है बंद कर दिया है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोडक्ट बेचते थे लेकिन कुछ प्रोडक्ट उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं हुआ, अब उनको ये बंद क्यों कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है ये 100 प्रोडक्ट बेच के जो कमाते थे 80 प्रोडक्ट बेच के उनका उससे अच्छा कमाई हो रहा है, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट बना तो लेते थे, बिकता नहीं था, और इतने सारे प्रोडक्ट को मेंटेन करने पे बहुत सारा खर्चा हो जाता था। तो उन्होंने देखा कि जो जो प्रोडक्ट ज्यादा चलता है वही प्रोडक्ट क्यों ना हम लोग बेचे, तो उन्होंने वो 80 प्रोडक्ट को चूज किया और वो बेचना स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो बोल रहा है डिसकंटिन्यूइंग, जो 20 प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हुआ मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग, इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली, मतलब बहुत सारा कर दिया, सेवरल प्रोडक्ट विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस, अगर एक लेकिन बिजनेस तो बंद नहीं हुआ, बिजनेस चल रहा है, उसमें कुछ प्रोडक्ट उन्होंने जो है डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने बिजनेस ही बंद कर दिया। ये जो 4 एग्जाम्पल है ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये तुम लोग को हमेशा याद रखना है कि ये फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं होता है। तो मैंने एग्जांपल देके समझा दिया, और ये फैसिलिटी वाला भी समझा दिया। रेस्टोरेंट में सेल्फ सर्विस, ठीक है, रेस्टोरेंट में सेल्फ सर्विस, ये जो है ये फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं और क्या बचा हमारे पास। और एक बचा है, ये तो आंसर में आ गए। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। एक कंज्यूमर गुड्स एक कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर, ठीक है, तो कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है, हैज चेंज्ड द प्रोडक्ट लाइन एज फॉलोज, ठीक है। तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट लाइन कुछ इस तरीके से चेंज किया। तो देखो 2 प्रोडक्ट बेचते, डिश वॉशिंग बार, क्लोथ्स वॉशिंग बार, ठीक है। पर मंथ इनका प्रोडक्शन कैसे होता है, बोल रहे हैं जैन टू सितंबर 2 लाख, अक्टूबर टू दिसंबर 1 लाख 3 लाख, जैन टू मार्च नील, और फिर यहाँ पर बोल रहा है 4 लाख, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रोडक्ट लाइन कैसे चेंज किया, देखो ये डिश वॉश जो है ये 2 लाख पर मंथ प्रोडक्शन करते थे, ये भी 2 लाख, मतलब 50-50% बोल सकते हैं। फिर इन्होंने ये 2 लाख से कम करके 1 लाख कर दिया, और ये 2 लाख से 3 लाख, मतलब ये प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है। फिर ये 0 कर दिया, ये 4 लाख कर दिया, मतलब जो दोनों सेगमेंट मिला के पहले 4 लाख होता था 2-2 करके, अब वहां पर बस क्लोथ वॉशिंग बारी वो 4 लाख यूनिट जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। द कंपनी हैज एनफोर्स्ड ए ग्रेजुअल एनफोर्समेंट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल प्लान। तो इन्होंने एक प्लान किया था और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने इस तरीके से जो है ये एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दिया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पास्ड ए रिजोल्यूशन इन मार्च 21 टू दिस इफेक्ट, और इन्होंने बोला कि मार्च 21 से ये इफेक्ट जो है रिजोल्यूशन पास कर दिया था कि मार्च 21 से ये प्रोसेस हम लोग चालू करेंगे, और इन्होंने कर भी दिया, 22 में इसको एग्जीक्यूट कर दिया। द कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, तो कंपनी अपना अकाउंटिंग ईयर जो है वो जैन टू दिसंबर फॉलो करती है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन
और नॉट एज पर AS24। हम लोग को बताना है कि AS24 के अकॉर्डिंग ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग को बताना है। तो क्या लगता है? बोलो, देखो कैसे समझोगे, क्योंकि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का हमें वैसा तो कोई गाइडलाइन दिया नहीं है, लेकिन हमें दो चीज समझना है। मेजर बिजनेस सेगमेंट, मेजर ये वाला, ठीक है, ये देखो, ये वाला पॉइंट देखना है। सेपरेट मेजर लाइन है कि नहीं और डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली है कि नहीं, ठीक है। या फिर हमें ये देखना है जियोग्राफिकली हम लोग इसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे नहीं कि नहीं। जियोग्राफिकली तो इसे कर नहीं पा रहे, क्योंकि हमें कहीं नहीं बोला है कि ये प्रोडक्ट कहीं और बिकता है बनता है, ये प्रोडक्ट कहीं और बनता है, ऐसा तो हमें बोला ही नहीं है। तो जियोग्राफिकली तो हम लोग इसे इसके एक्टिविटीज को अलग नहीं कर पा रहे। क्या सेपरेट मेजर लाइन है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो ये भी 50% देता था, ये भी 50% देता था, तो फिर मेजोरिटी में हम लोग इसे कैसे अलग कर सकते, क्योंकि दोनों 50-50% रेवेन्यू जनरेट करता था। तो फिर ये सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस में भी तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये क्राइटेरिया दो तो फुलफिल नहीं कर रहा है। और बाकी तो हमें यहाँ पर जो है ये नहीं बोला है कि बिजनेस बेच दे रहा है धीरे धीरे या पूरा, या ताला लगा दे रहा है, टर्मिनेट कर दे रहा है, ऐसा तो हमें नहीं बोला है। और क्या हमें ऐसा कुछ पता चल रहा है कि हम लोग ये तो बिजनेस में लगने वाले एसेट लाइबिलिटीज रेवेन्यू या एक्सपेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा कि हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि डिशवॉशिंग बार जो है इस पे लगने वाले एसेट्स लाइबिलिटीज, इससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू एक्सपेंसेस या फिर जो भी मेजर एक्सपेंसेस है उसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं क्या, ऐसा हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर ABC में से कुछ भी फुलफिल नहीं होगा तो फिर हम लोग इसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं मान पाएंगे। तो तुम लोग को क्या लगता है? बोलो, क्या ABC में से कुछ भी जा रहा है? हाँ बोलो। Not discontinuing operation. ডিসকন্টিনিউইং অপারেশন হবে কি হবে না বলো, কেটে গেল কথাটা। হবে না। नहीं होगा, देखो क्या लिखा है, नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? कैसे लिखना पड़ेगा, एज पर AS24 जो आज सुबह से मैंने लिखवाया, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, लिखा हुआ है हमारा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू ए सिंगल प्लान। ये देखो, फिर डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटीज, तुम लोग भी चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज होना चाहिए, या तो वो पूरा पूरा बिक जाना चाहिए, या तो पीस मिल मतलब इंस्टॉलमेंट में बिकना चाहिए, या बिजनेस बंद हो जाना चाहिए, या फिर मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या जियोग्राफिकल एरिया हिसाब से ऑपरेशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग पर्पस। ये सारे पॉइंट्स लिख डाले, ठीक है, कि AS24 हमें ये बोलता है। अब क्या बोल रहा है, एज पर प्रोविजन, प्रोविजन क्या था, ये जो ऊपर इतने सारे पॉइंट, एज पर प्रोविजन ऑफ द स्टैंडर्ड बिजनेस एंटरप्राइज फ्रीक्वेंटली क्लोज फैसिलिटीज, abandon प्रोडक्ट और इवन प्रोडक्ट लाइन एंड चेंज द साइज ऑफ देयर वर्कफोर्स इन रिस्पॉन्ड टू मार्केट फोर्सेस। मार्केट में मान लो उनका वो प्रोडक्ट नहीं चल रहा होगा, इसीलिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना कोई फैसिलिटी को क्लोज कर सकता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने, जैसे AC कम कर देना, ठीक है, लैपटॉप कम कर देना, या फिर जो है सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, तो बोल रहा है अपना फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करता था वो क्लोज कर सकता है। मान लो एक रिसेप्शन सामने रखा था बट वो नहीं रख रहा है, ठीक है। एबंडेंट प्रोडक्ट्स और इवन प्रोडक्ट लाइंस, प्रोडक्ट को भी बंद कर सकता है, या फिर प्रोडक्ट लाइंस मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट, एंड चेंज द साइज ऑफ देयर वर्कफोर्स, अपने काम को कम या बड़ा कर सकता है। मार्केट के फोर्स मतलब मार्केट में अगर नहीं चलेगा तो क्यों चला है, ठीक है, उसमें तो लॉस है। while those kinds of termination generally are not in themselves discontinuing operation, इस तरीके के चेंजेस को discontinuing operation नहीं बोला जाता, ये चेंजेस है। इस तरीके के टर्मिनेशन को चेंजेस बोला जाता है, discontinuing operation नहीं बोला जाता है। they can occur in connection with a discontinuing operation, ये discontinuing operations के कनेक्शन में हो सकता है। examples of activities that do not necessarily satisfy criterion of discontinuing operation are gradual or evolutionary phasing out of a product line or class of service, discontinuing even if relatively abruptly several product within an ongoing business line। मतलब अब ये एग्जांपल दे रहा है कि ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, लाइक दिस वन, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D तक दिया होगा, देख लो।
तो यहाँ पर 2 ही दिया है, तुम लोग चाहो तो 4 लिख देना, ठीक है, कि इस तरीके की चीजों को हम लोग कभी भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोलते। अब यहाँ पर बोल रहा है इन द गिवन केस द कंपनी हैज एनफोर्स्ड ए ग्रेजुअल एनफोर्समेंट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट लाइन एंड डज नॉट रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। तो ये क्या कर रहा है, अपने जो बिजनेस का ग्रेजुअली धीरे 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 उसे कम कर रहा है अपने प्रोडक्ट लाइन को, डज नॉट रिप्रेजेंट ए सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड हेंस इट इज नॉट ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये कोई सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं बोलेंगे। इफ इट वेयर ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन द इनिशियल डिस्क्लोजर event is the occurrence of one of the following whichever occur earlier। अब क्या बोल रहा है, देखो हमारे हिसाब से तो ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, लेकिन मैंने बोला ना कोई चाहे तो इसे मान सकता है कि भाई ये डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है। तो अगर कोई मानता है इफ इट वेयर ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, अगर ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होता है तो इनिशियल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, विच एवर ऑकर्स अर्लियर। तो कौन सा बात हो रहा है, ये पॉइंट ए और बी, इनिशियल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आपका इनिशियल डिस्क्लोजर कैसे होगा, ये दोनों पॉइंट में से विच एवर ऑकर अर्लियर, उसी के बेसिस पे हमें देना पड़ेगा। क्या है, the enterprise has entered into a binding sale agreement for substantially all of the asset attributable to the discontinuing operation, or the enterprise board of director or similar governing body has both approved a detailed formal plan for discontinuance and made an announcement of the plan। मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को लिख के आना पड़ेगा कि अगर ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस होता तो फिर हमें इसका डिस्क्लोजर इस तरीके से देना पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया, तो कोई मान सकता है कोई नहीं भी मान सकता है, बाकी हम लोग अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि भाई ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि किसी एक तरीके से तो हमें चलना पड़ेगा। तो ये बन गया। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ बाकी तो नहीं रहा, छोटा सा ये से कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने सारा चीज लिखवा दिया। ये एग्जाम्पल 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा यहाँ पर 3 और 4 है, ठीक है। 4 वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या बोला है, बता देते हैं। देखो यहाँ पर बोला है कि GH a large car manufacturing company decide to discontinue its manufacturing operation relating to the diesel car production, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्शन बंद करना चाहती है, डीजल कार प्रोडक्शन वाला सेक्शन बंद करना चाहती है। इट प्लान्स टू restructure the business by revamping its existing operations and starting new manufacturing process for manufacture and sell electric vehicles। अच्छा तो ये बंद करके ये चालू करना चाहती है। तो अब आंसर दे ही दिया, इन द अबव एग्जांपल इट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड वेदर द रिस्ट्रक्चरिंग इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन और टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। तो हमें इसमें ये देखना चाहिए कि जो नया ऑपरेशन हो रहा है क्या उसकी वजह से पुराना जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा पुराना वाला, या वो बंद हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली इट कैन बी कंक्लूडेड वेदर इट इज केस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और नॉट। उसी के बाद हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है या नहीं है, ठीक है। तो वो चीज हमें बताना पड़ेगा कि जो पुराना ऑपरेशन है वो बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैंने जो एग्जांपल्स लिखा है वो है, मैंने लिखवा दिया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स तो यहाँ पर देखो क्लियर नहीं है ना, यहाँ पर बोला है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने डिसाइड किया है कि डिसकंटिन्यू करेगा इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रिलेटिंग टू डीजल कार प्रोडक्शन। डीजल कार प्रोडक्शन करना वो डिसकंटिन्यू कर देगा। इट प्लान्स टू restructure the business its existing operation and start new manufacturing new manufacturing process for manufacture and sell electric vehicles। in the above example it needs to be evaluated। हमें ये देख के आंसर देना पड़ेगा whether restructuring is result of continuing operation or termination of the existing operation, and accordingly it can be concluded whether it is case of discontinuing operation or not, ठीक है। तो अगर बंद हो जाता है तो फिर अब बंद होने का तो क्राइटेरिया होता है ना कि बंद होने के बाद डिसकंटिन्यूइंग मानेंगे कि नहीं, वही बोल रहा है और नॉट, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा, ये 3 पॉइंट देखना पड़ेगा कि कैसे बंद हो रहा है, ठीक है। कैसे बंद हो रहा है, क्या डिस्पोज पूरा एंटायरली हो रहा है, या फिर पीसमील के तरीके से हो रहा है, या टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, या फिर सेपरेट मेजर लाइन है कि नहीं, ठीक है, या फिर जियोग्राफिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे कि नहीं, या डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली है कि नहीं, ठीक है। तो वो छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है तो इसीलिए उसमें पूरा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। वो बता दिया कि उस तरीके से हमें इवैल्यूएट करके देना है। अच्छा अब यहाँ पर दिया है एंटिटी RT operates in a single state and is trading in 3 products।
तो 3 प्रोडक्ट बेचता है, एक्स वाई जेड डिटेल्स दे दिया है, तीनों का सेल्स, तीनों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब बनाने का जो गुड्स बना के बेचते हैं उसका कॉस्टिंग, मार्जिन यानी प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और जो है नेट प्रॉफिट। आरटी हैज डिसाइड टू सेल द बिजनेस रिलेटिंग टू प्रोडक्ट वाई, ये वाला ये लोग बंद कर देना चाहते हैं, प्रोडक्ट वाई को ये लोग बंद कर देना चाहते हैं, टू अनदर एंटिटी, दूसरे को बेच देंगे, ठीक है, सेल कर देंगे, बोल ही रहा है। सिंस प्रोडक्ट वाई कंस्टिट्यूट ए मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है, क्यों बोलो, टोटल 3,55,000 का प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसमें से वाई का ही पोर्शन है 1.5 लाख, तो मेजर तो है ही, ऑब्वियसली जेड ज्यादा मेजर है, लेकिन तीनों में ये कोई कम तो नहीं दे रहा है कंट्रीब्यूशन, 1.5 लाख दे रहा है 3,55,000 में, तो मेजर प्रोडक्ट तो हम लोग मानेंगे, क्योंकि देखो ये कितना परसेंट हो रहा है, इसका परसेंटेज देखेंगे तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 355 इंटू 100 करके देखना पड़ेगा। देख 20% मैंने बोला कि मान सकते हैं 20%, हालांकि वैसा कोई क्राइटेरिया हमें बोला नहीं है, लेकिन एक बार देख लो कितना होता है, देखो काफी ज्यादा है, ठीक है, तो 42% को हम लोग मेजर मान सकते हैं। इट मे बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल तो हो रहा है, बोल दिया है सेल हो रहा है, और ये देखो ये जो है ये वाला हमारा सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस वाले क्राइटेरिया में आ जा रहा है। इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ ए कंपोनेंट सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, एन एंटरप्राइज में डिसकंटिन्यू एंड डिस्पोज ऑफ द कंपोनेंट बाय सेलिंग इट्स एसेट एंड सेटलिंग इट्स लायबिलिटीज piecemeal, individually or in small groups. For piecemeal disposal, while the overall result may be in a net gain or net loss, the sale of an individual asset or settlement of an individual liability may have the opposite effect. Moreover, there is no specific date at which an overall binding sale agreement is entered into, rather the sale of the asset, settlement of liabilities may occur over a period of month। ये सब मैंने बता दिया है, देखो ये जो लिखवा है ना वही पॉइंट्स है, बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ कंपोनेंट सब्सटेंशियली इन इट्स एंटायरिटी, पूरा नहीं बेच के हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे डिस्पोज ऑफ कर सकते, धीरे धीरे एसेट बेच सकते हैं, लाइबिलिटी को सेटल कर सकते हैं ग्रुप में या स्मॉल ग्रुप में, जिसको हम लोग पीस मिल बोलते हैं। फॉर पीस मिल डिस्पोजल वाइल द ओवरऑल रिजल्ट में भी, अब इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे कर रहे हैं तो देखा जा सकता है कि लास्ट में हमें बेच के लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, क्योंकि एक बार में होता है तो हमें तभी पता चल जाता है कि हमारा लॉस में बेचना हुआ कि प्रॉफिट में। द सेल ऑफ एन इंडिविजुअल एसेट और सेटलमेंट ऑफ इंडिविजुअल लायबिलिटी मे हैव द ऑपोजिट इफेक्ट, तो क्योंकि इंडिविजुअली एसेट बेच रहे हैं फिर उसके बाद जाके इंडिविजुअली लायबिलिटी सेटल कर रहे हैं, तो उसमें इंपैक्ट जो है अलग अलग आ सकता है। मोरओवर देयर इज नो स्पेसिफिक डेट एट विच एन ओवरऑल बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, तो पीस मिल के केस में कोई वैसा स्पेसिफिक डेट हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई एक डेट का तो बात नहीं है, धीरे धीरे बेचेंगे, ठीक है। अगर तुम लोग पार्टनरशिप में पीस मिल किए तो देखना पूरे कितने साल, 3 साल 4 साल भी हो सकता है, धीरे धीरे रोजाना कुछ ना कुछ इस डेट पे बेचा जाता है। रादर द सेल ऑफ एसेट एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज मे ऑकर ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स और perhaps even longer, तो मंथ या और उससे ज्यादा भी लग सकता है। Thus disposal of a component may be in progress at the end of financial reporting period, तो बोल रहा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड में जो है, बोल रहा है डिस्पोजल ऑफ कंपोनेंट में भी इन प्रोग्रेस, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट में वो दिखेगा कि हाँ धीरे धीरे वो एसेट्स बिक रहे हैं, लायबिलिटी सेटल डाउन हो रहा है। तो क्वालिफाई एज ए डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन द डिस्पोजल मस्ट बी परसुएंट टू ए सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान, बोल रहा है कि क्या होना चाहिए कि ये जो हम लोग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के हिसाब से ये प्रोसेस, मतलब पीस मिल वाला प्रोसेस क्वालिफाई होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये वाला फॉलो होना पड़ेगा, दैट द एंटरप्राइज परसुएंट टू ए सिंगल प्लान, ये होना चाहिए। एन एंटरप्राइज में टर्मिनेट एन ऑपरेशंस बाय अबंडनमेंट विदाउट सब्सटेंशियल सेल ऑफ एसेट, बोल रहा है कि एसेट नहीं बेच करके भी हम लोग अबंडेंटली, मतलब ये वाला, ठीक है, टर्मिनेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। एन अबंडेंट operations would be a discontinuing operation if it satisfies the criteria in the definition. However, changing the scope of an operation or the manner in which it is conducted is not abandonment, मतलब बोल रहा है अबंडन करने का मतलब पूरा पूरा ताला लगा देना, ऐसा नहीं है कि बिजनेस चल रहा है बस उसका थोड़ा मेथड्स, उसका जो जिस मैनर से वो चलता था वो हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो मेयर जस्ट चेंजेस को हम लोग डिसकंटिन्यूएशन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो चेंज इज कंटिन्यूइंग, जो चेंज हुआ वो कंटिन्यूइंग
माना जाएगा फिर, ठीक है। मतलब वही बोल रहे हैं ना कि अगर हम लोग लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग जो है कुछ फैसिलिटीज बंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो हम लोग नहीं बोलेंगे कि इसका मतलब बिजनेस ही बंद हो गया। तो ये मैंने जो लिख पाया तो वही जो इस एग्जाम्पल में बोल रखा है। बाकी आगे का 2 एग्जाम्पल हो गया। तो देखो हम लोग का एएस जो 24 है वो कंप्लीट हो गया। 5 मार्क्स का इसमें से आता है, थियोरिटिकली डायरेक्टली ये सब पूछ सकता है या फिर उस तरीके का केस स्टडीज क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फिर आज इतना ही, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा कोई ये थैंक यू मैम।